समा की खबर पर एक्शन। डीआईजी सक्खर का थर में जहनी मरज में मुब्तला लड़की के इलाज का ऐलान। जंजीरों से निकालकर शेल्टर होम मुंतकिल करा दिया गया। समाजी काम करना बहुत कठिन है। समाजी कारकुनों का जान हथेली पर रख कर लोगों की खिदमत का जज्बा। कराची में ट्रस्ट पर हमला। ट्रस्ट के फाउंडर से इसी मामले पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। हम आज जरा सबसे पहले तस्करा करेंगे जो कुछ कराची में होता रहा, जो कुछ सियासत में होता रहा। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे मामलात हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी सब के ऊपर बात कर लें। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि हम कुछ सवालों के जवाब आज तलाश करें, जैसे कि अगर कहीं जराइम पेशा अफराद का नेटवर्क है तो वो किसी सरपरस्ती के बगैर कैसे है, और अगर किसी ने सरपरस्ती की है तो वो कौन है। क्या ये मामलात इतने पोशीदा रहे कि किसी को इसका पता ना हो? जो रेलेवेंट सोर्सेज हैं वो क्या कहती हैं, आज हम वो सब आपके सामने रखेंगे। कराची में बेअमनी इतनी आसानी से कैसी होती रही, कैसे ये सब कुछ होता रहा। रेंजर्स के साबिक सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बासित शुजा ने गुफ्तगू की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में, और वो गुफ्तगू नहीं थी, वो इंकशाफात थे, तहलका खेज इंकशाफात। उन्होंने ये कहा कि उज़ैर बलोच को सियासी पुश्तपनाही हासिल थी। उन्होंने कहा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराची में हो रहा है ये मुमकिन नहीं है किसी सियासी जमात के ताउन के बगैर। उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच ने तस्लीम किया कि वह अफसरान के तबादले कराता था। उन्होंने ये भी बताया कि गैंगस्टर मारे जाने पर कादिर पटेल ने लाशें रखकर सड़क ब्लॉक की। ये इंकशाफात हुए नदीम मलिक लाइव में। आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। ज़ैर पाकिस्तान से कैसे भाग गया, कुछ लोग, सियासी लोग उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे थे। बाकी GIT के अंदर उसने ख़ुद भी इस बात का इकरार किया है कि उसके पास ईरानी पासपोर्ट था। उस ईरानी पासपोर्ट से वो उसकी मदद से वो बॉर्डर क्रॉस करके गया। कोई भी कराची का जो ऑर्गेनाइज क्राइम है और पॉलिटिक्स का नेक्सस है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किसी भी जगह पे उस वक्त तक ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं पनप सकता जब तक कि उसको पॉलिटिकल बैकिंग ना हो। उज़ैर बलोच ने खुद तस्लीम किया कि वो इंतज़ामी अफसरान और पुलिस अफसरान की तकर्रियाँ और तबादले करवाता था। पुलिस बैकिंग के, सियासी बैकिंग के बगैर वो कैसे मुमकिन हो सकता है। एक और खातून जो कि लियारी अमन कमेटी की, पीपल्स अमन कमेटी की स्पोक्स पर्सन थी, सानिया नाज, वो प्रेस रिलीज़ बना के पीपल्स अमन कमेटी की मीडिया के लोगों को दिया करती होती थी। वो MPA बनी। तमाम वो हक़ाइक़ कैसे सियासी लोग सरकर्दा बशमूल वज़ीर आला फरियाल तालपुर वगैरह उज़ैर बलोच के घर पे जाया करते होते थे और वहाँ पे अशाइये जो में शिरकत करते थे। ये तमाम बिल्कुल वाज़िया है, और अगर लियारी के लोगों से पूछा जाए तो वो भी इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे। आप बराह रास्त इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं फरियाल तालपुर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर। मैं मलिक साहब ये कह रहा हूँ कि उनके साथ बिल्कुल राब्ते थे। 2012 में ऑपरेशन के दौरान सिंध रेंजर्स का एक ऑफिसर था DSR हनीफ, वो गैंगस्टर के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया। उसी ऑपरेशन में कुछ गैंगस्टर्स भी मारे गए। जो गैंगस्टर्स उसके अंदर मारे गए थे उनकी मैयतें कादिर पटेल और मुख्तलिफ जो सियासी लोग थे लियारी के, ये रख के इन्होंने नटी जटी पुल को जो है बंद कर दिया, उस शाहरा को ब्लॉक कर दिया। तो कादिर पटेल, इनसे मुताल्लिक भी क्योंकि इन्होंने गुफ्तगू की है तो कादिर पटेल साहब का इस पर रिएक्शन आया। वो ये कहते हैं कि वो रैली और एहतजाज ख़त्म कराने गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ पर खिताब भी किया और मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि जो मुजाहिरीन के मुतालिबात हैं वो आला सतह पर पहुँचाएंगे। फिर से उन्होंने कहा रैली उन्होंने नहीं निकाली थी, एहतजाज उन्होंने नहीं किया था। पीपल्स पार्टी की साबिक स्पीकर और मौजूदा हुकूमत की वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा, उन्होंने लियारी गैंग वॉर के मामले पर बात की। समा का ही प्रोग्राम था, समा का प्लेटफॉर्म था, समा का प्रोग्राम था नदीम मलिक लाइव। सवाल का किया उन्होंने इस मामले पर कि रहमान बलोच को रहमान डकैत बनाया तो किसने? 2008 में उम्मीदवारों को जिताने के लिए रहमान बलोच को अमेरिका से फ़ोन कौन करता था? किसने रहमान बलोच से कहा था पीपल्स पार्टी के जलसे करवाएं? रहमान बलोच से रहमान डकैत तक का सफ़र इतनी आसानी से किसी सपोर्ट के बगैर कैसे हो गया? कौन इस सब के पीछे था? उन्होंने सारे सवाल उठाए।
अच्छा, एक ये मामला है और एक मामला है JIT का। किसकी है किसकी दुरुस्त किसकी गलत, उसके अंदर कुछ गड़बड़ की जा सकती है या नहीं, किसमें कितने साइन, ये वाला मामला है। तो इस पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उनकी हुकूमत JIT की टेम्परिंग नहीं कर सकती। PTI इल्ज़ामात की सियासत कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। संजय साधवानी को इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। अली जैदी साहब से कोई सवाल पूछे कि जो सानिया कीमाड़ी का हुआ था जिसमें 8 जानों का नुकसान हुआ था, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, उसके भी ताने बाने कहाँ मिलते हैं, कोई सवाल पूछे। कभी अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, हमेशा ये इल्ज़ाम तराशी पर मबनी बात करते हैं। ये तमाम मामलात अदालती मामलात हैं। ये जो JITs बनती है ना, आखिर में इसके ऊपर फैसला ना मुझे करना है ना अली जैदी ने करना है, ये फैसला अदालत करती है। मैंने आपको बताया अदालत के अंदर केसेस सब जुड़े से हैं, कुछ केसेस के अंदर फैसला हो चुका है, कुछ केसेस के अंदर फैसला होना है। तो अदालत तो ऑलरेडी कॉग्निजेंट है इस मामले पे। उस मामले को आप चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट से ख़त्म कर दिया जाए और मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, यानी हर मर्ज़ का इलाज जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं। यानी कि आप ख़ुद कह रहे हैं कि आपको अपने इदारों के ऊपर भरोसा नहीं है। आप ख़ुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वफाकी वज़ीर कह रहा है, सिंध हुकूमत JIT टैम्पर नहीं कर सकती। जो डॉक्यूमेंट सिंध हुकूमत ने पब्लिक किया है वो सरकारी डॉक्यूमेंट है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और दस्तखत के साथ है, तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ है। तो जो डॉक्यूमेंट उस JIT ने सिंध हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के पास जमा कराया, वो डॉक्यूमेंट एज इट इज़ सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दिया। और इसकी दलील बड़ी सिंपल है कि आप 2017 का उस जो TV चैनल है उसका इंटरव्यू आप चेक कर सकते हैं कि उस TV चैनल के ऊपर वो JIT चली है। ये झूठे लोग हैं, गलत बयानी इनका काम है, इल्ज़ाम तराशी इनका काम है, ये इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। ये मामलात कोर्ट में सब जुडिस हैं, अदालत जो फैसला करेगी वो काबिल कबूल होगा। बट मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है अली जैदी साहब को। अगर वो ख़ुद इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे, वो तमाम JITs को मुतनाज़ा बना रहे हैं और मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा इन टेररिस्ट को ही होगा। फिर मैं आज भी कहता हूँ ये कि पूरा ड्रामा इसलिए रचाया गया है कि आवाम को जो कोर इशूज़ हैं उनसे उसकी अटेंशन को डाइवर्ट की जा सके। कोविड इशू है, महंगाई इशू है, तेल इशू है, चीनी इशू है, गंदम का जो बहरान है वो इशू है। हम आज भी समझते हैं कि इस मौजूदा PTI की हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से आवाम का इस्तेहसाल हो रहा है और इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, उनके तमाम सियासी रफ़ुका हों, वो उसी तरीके से आवाम के हुकूक की तर्जुमानी करते रहेंगे और इस नाकाम हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ को बार बार क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। और ये तो मामलात थे पॉलिटिकल और ज़ाहिर है इनके फॉलोअप्स भी हैं। एक बयान आता है उसके बाद और बयानात आते चले जाते हैं, इस पर तो नज़र रखे हुए हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमने एक मामला उठाया था, वो थर का मामला था। वहाँ पर एक ज़हनी मरीज़ा, उसको जंजीरों से बांधा गया था। ये मामला हमने रिपोर्ट किया था और उसके बाद हमारी उम्मीद थी कि इस पर एक्शन लिया जाएगा और एक्शन हुआ है। इस बीमार लड़की को जंजीरों से निकाल कर, जंजीरों से आज़ाद करके शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया है। ये मामला हमने रिपोर्ट किया तो DIG सखर फ़िदा हुसैन साहब ने छाछरों की जहनी माजूर लड़की का अपने खर्च पर इलाज कराने का ऐलान किया और इस सिलसिले में उन्होंने मकामी पुलिस से तफसीलात तलब की, जिसके बाद लड़की को शेल्टर होम मुंतकिल किया गया। लड़की का अब इलाज भी होना है और इस हवाले से अपडेट यह है कि हैदराबाद में एक नामवर न्यूरो सर्जन है, उनसे उनका इलाज कराया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ हमने जब इस पर बात की थी तो हमें ज्वाइन किया था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और डायरेक्टर वुमेन प्रोटेक्शन सेल मारवी अवान साहब ने। आज भी हमारे साथ वो मौजूद है। उसके साथ साथ DIG सखर फ़िदा हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फ़िदा साहब पहले आपकी तरफ हम आना चाहेंगे। कल हमने ये रिपोर्ट किया और ये बड़ा सुन के अच्छा लगे कि फ़ौरन एक्शन हुआ, थोड़ा शेयर कीजिएगा। ज़ाहिर है आपने कांटेक्ट किया लोकल पुलिस से, उसके बाद वो शेल्टर होम में मुंतकिल किया गया, थोड़ा शेयर कीजिए क्या कुछ हुआ गुज़श्ता 24 घंटों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये एक बच्ची है जिसकी अभी एज 32 ईयर्स है और ये 10 साल से जब इसकी उम्र थी तो ये चूँकि इसके माँ बाप बेचारे दोनों इस जहाँ से गुज़र चुके, जब ये 10 साल की थी तो उसके बाद इसका जो जहनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं रहने लगा। तो ये अराउंड 22 ईयर्स तक ये इसी कैफियत में है। गुज़श्ता 5-10 सालों से तो यहाँ तक नौबत पहुँची कि इस बच्ची को उन्होंने जंजीरों से बांध दिया।
वजह ये थी कि इसका अब एक ही भाई है और एक कज़न है, ये टोटल इनकी फैमिली है। तो चूंकि भाई वो मेहनत मजदूरी के लिए कहीं निकल जाता था, तो बच्ची कहीं ना कहीं, चूंकि इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये चली जाती थी और ये फिर उसे ढूंढते रहते थे। फिर इन्होंने इसका हल ये निकाला कि एक छोटी सी झोंपड़ी बना के और उसमें इसको जंजीरों से बांध दिया ताकि ये यहाँ वहाँ ना जा सके। तो इसकी दो इलनेस है, एक तो ये साइकेट्रिक इलनेस है, मेंटल इलनेस जिसे हम कहते हैं, एक ये है, और दूसरा मेडिकल कंडीशंस भी इनकी हैं। तो चूंकि ये मुसलसल जंजीर से बंधी रही हुई है और उधर ही उनको खाना देना, तो यहाँ तक उसकी वो जहनी कैफियत जाके पहुंची, तो इसे खाने की तमीज़ ना रही कि खाना क्या है, मिट्टी क्या है, तो वो कभी कभी मट्टी भी खाती थी और महीनों तक कोई उसका लुक आफ्टर करने वाला नहीं था। जब ये खबर पहुंची मुझ तक, तो दो ऑप्शंस थे मेरे पास। एक तो ये कि फौरी तौर पे इनका इलाज करवाया जाए, और दूसरा ये कि इनके लुक आफ्टर के लिए इनको शेल्टर होम शिफ्ट किया जाए। तो इलाज के लिए कराची का ऑप्शन था, हैदराबाद का ऑप्शन था, और लकीली थर में ही मिठी में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर भरत राम, जो कि एफपीसीएस भी है, एफसीपीएस भी हैं और काफ़ी तजर्बा भी रखते हैं। अभी रिसेंटली वो 3 साल पहले आयरलैंड से आए हुए हैं। उनसे हमने इनकी ट्रीटमेंट शुरू करवाई है। तो विद इन 15 days to 1 month उन्होंने बताया है कि फर्क आ जाएगा इनकी ज़हनी कैफियत में। ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है। मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही हूँ इसकी फिदा साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि इब्तिदाई 15 दिनों से 1 माह के दौरान वो ये उम्मीद है डॉक्टर को कि ये बेहतरी आने लग जाएगी, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इतने अरसे इतनी बीमार, इतनी परेशान रहने के बाद में बाकायदा फॉलोअप्स की ज़रूरत होगी। तो फिर अब मुझे 2 बातें बताइए आप कि आप किस तरह से हेल्प कर पाएंगे। एक तो ये कि वो फॉलोअप्स तक जाए, बात सिर्फ महीना 15 दिन नहीं हो, उससे आगे भी हो। दूसरे ये कि अगर थोड़ा सा फैमिली को सपोर्ट होगा तो फिर इस बच्ची की हालत बेहतर होने के बाद में इसको शेल्टर होम से वापस उसके घर शिफ्ट किया जा सकेगा। तो आप इन दोनों मामलात को देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक लुक आफ्टर का है, आपने पूछा है, तो जब मैंने जिम्मा उठाया हुआ है तो इंशाल्लाह इसका लुक आफ्टर थ्रू आउट लाइफ रहेगा, और ना सिर्फ इसकी कंडीशन ठीक होने तक। फॉलोअप मैं कर रहा हूँ, उनसे राब्ते में भी हूँ और प्लस डॉक्टर साहब के राब्ते में भी हूँ। तो जो इलाज, देखें, ये एक तो ये 15 दिन महीने की ये बात नहीं कि 15 दिन महीने में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि 15 दिन महीने में ये इस काबिल होगी कि इसको जंजीर ना बांधा जाए और ये यहाँ वहाँ ना जा सके। इसके बाद एक सीरीज ऑफ इनके चेकअप्स होंगे और इनकी जो मेडिसिन है वो चेंज होती रहेगी ग्रेजुअली, जो ये ठीक होती जाएगी। तो जब ये इस मेंटल कंडीशन से निकल आएगी, तो इस दौरान इनकी जो बाकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं, बाकी, क्योंकि ये 32 ईयर्स की है और इसको आप देखेंगे कि फिजिकली ये आपको 10-12-15 साल की एक बच्ची की तरह, इनकी प्रॉपर ग्रोथ वगैरह नहीं हुई है। जाहिर है उनका खाना पीना मुतासर रहा है, इंशाल्लाह ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस तरीके से हो नहीं सकी। सर, ये जाहिर है ये बड़ा अच्छा है कि आप इसको मैलन्यूट्रिशन, एग्जैक्टली, आप ज़रा खुद इसको फॉलोअप भी करेंगे और आप ज़ाहिर है इसको इस इशू को आपने टेकअप किया। लेकिन सर, ये ज़ाहिर है ये सोल्यूशन तो नहीं है, एक इंडिविजुअल की कोशिश ये सोल्यूशन नहीं है ऐसे इश्यूज़ का। तो इस इशू को लेकर और ऐसे और इश्यूज़ को लेकर क्या पुलिस का महकमा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेगा टू सपोर्ट दिस? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता हूँ कि मैं अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ। अगर किसी के लिए कोई अच्छाई कर सकता हूँ, भले के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी के काम आ सकता हूँ, तो मैं उसी पे फोकस करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए अपने जॉब के लिए। अलावा जॉब की जो जॉब मैं कर रहा हूँ वो तो मेरा है ही, इसके अलावा एक कदम आगे जाके अगर मैं किसी का भला कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी सोच है माशाल्लाह। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इंसानियत के नाते अगर भला कर सकता हूँ तो वो मैं उस पर फोकस करता हूँ। नहीं, तो बहुत अच्छी सोच है। मारवी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। ज़ाहिर है गुज़श्ता रोज़ भी हम आपसे इस मामले पर बात कर रहे थे और जिस तरह आपने कल भी कहा कि ज़ाहिर है आप लोगों का काम ये होता है कि ऐसा कोई इशू रिपोर्ट हो तो आप इसको लिंक करते हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। ज़ाहिर है फिदा साहब से जिस तरह कॉन्टेक्ट हुआ होगा, फिर फिदा साहब को मालूम हुआ, फिर सारा कुछ हुआ, तो आप शेयर कीजिएगा कल हमारे शो के बाद से अब तक। आवाज़ नहीं आ रही।
नहीं जा रही या शायद हम तक नहीं आ पा रही है उनकी आवाज़। फिदा साहब, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा। हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि आप बिल्कुल भी अगर किसी को मदद करनी हो और उसको सपोर्ट करनी हो, आप कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती थी, हम सब ये जानना चाहते थे कि आप तो पूरी कोशिश करते हैं लोगों को हेल्प करने की, आगे से आगे रहने की। कुछ और लोग भी हैं आपके आसपास कि जो आपको इस सब में सपोर्ट करते हो और आपको बिल्कुल वैसे नए सिरे से जाके उनसे बात ना करनी पड़ती हो, वो बिल्कुल क्विकली आपकी बात समझ जाएं, सुन लें और आपके जैसे वो बिल्कुल हेल्प करने के लिए सबको तैयार हो? मेरे दोस्त हैं बेचारे वॉलंटियर्स, बेरोजगार अक्सर, लेकिन जज्बा है उनके पास। तो इस तरह के जो आसपास वो केस देखते हैं, महसूस करते हैं, वो मुझे रिपोर्ट करते हैं, फिर उन्हीं के थ्रू मैं उन पे पहुंच पाता हूं। क्योंकि हर जगह तो मैं उन जो पेशेंट्स हैं, जो नीडी हैं, नहीं पहुंच पाता। तो वही जो मेरा एसेट है सबसे, वही है जो इनको। और आप हमारा एसेट है सर, चले जाएं आप, इनको ये आप हमारा एसेट हैं, आप पुलिस के महकमे का एसेट हैं। लोग हैं, दोस्त बेचारे हैं। ज़बरदस्त सर। उस लड़की के भाई से मुताल्लिक भी थोड़ा सा अगर आप बता सकें, उनके हवाले से भी कुछ सोचा? उनकी ज़ाहिर है मजबूरियाँ रहीं, दैट इज़ द रीज़न कि अपनी बहन के लिए उन्होंने झोंपड़ी बनाई और वहाँ जंजीरों से उनको बांध कर रखा। ज़ाहिर है बड़ा मजबूर शख्स था वो, भाई था लेकिन मजबूर था। एग्जैक्टली, ज़ाहिर है जो है मालूम ना हो आपको किस तरीके से चीज़ें मैनेज करें तो ऐसे हो जाता है। तो उनके हवाले से भी कुछ सोचा आपने कि उनको भी कुछ सपोर्ट किया जाए? देखिए ये स्टेप वाइज चीजें चलेंगी, सब चीजें ये जो टाइम नहीं हो सकती। अभी फोकस इलाज सबसे पहले जो प्रायोरिटी है इस बच्ची का इलाज होगा, फिर थोड़ा बहुत इनका कोई जो शेल्टर है, जो घर है, उसको हम ठीक करवाएंगे। उसके भाई को चूंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई छोटा शॉप, कोई ढाबा, कोई कैबिन वगैरह इस तरह का करके देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो थोड़े अरसे के बाद इस बच्ची की शादी भी करवाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, अब माधवी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताइए। शुएब भी आपसे यही पूछ रहे थे, ये मामला आपके इल्म में आने से लेके इस बच्ची की मदद होने तक, फिदा साहब के दरमियान में आने तक, और फिर अब मामला आगे कैसे चलेंगे, आप हमें क्या बता सकती हैं? प्लीज़ हमारे देखने वालों को ना ये पूरा मामला बता दीजिए, सुना दीजिए। तो समा को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि थर के उस छोटे से गांव तक पहुंचकर 15 साल से जो बच्ची जंजीरों में कैद थी, आप लोग उसकी आवाज़ बने हैं। उसको जिस मसीहे की तलाश थी, हमारे साथ DIG फिदा मस्तूरी साहब मौजूद हैं जो कि वो मसीहा बन गए। तो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो इस बात की कि 15 साल से जो बच्ची जंजीरों में कैद थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अच्छी स्टेट की तरफ जा रही है। उसके अलावा जो है, जब मुझे कल ये मामले के बारे में मालूम हुआ आप लोगों के शो के ही ज़रिए, तो मैंने अथॉरिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने मालूमात करने की कोशिश की वो बच्ची कहाँ पर है, और मुझे कल ही ये मालूम हुआ कि जो है फिदा साहब भेज चुके हैं टीम और उस बच्ची को अनचेंड कर दिया गया है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उस बच्ची को अब एक बेहतरी की तरफ जाते हुए देखकर, क्योंकि कल जो उसकी हालत थी वो देखने के बाद एक एहसास रखने वाला इंसान कितना ज़्यादा दुखी हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज किया था कि किन इदारों का ये काम है, ये आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो जी, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके से जो लोग बेसहारा हैं या उनको इस तरह इलाज की ज़रूरत है या उनको इस तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इन इदारों को इसमें एक्टिवली रोल प्ले करने की ज़रूरत है। एक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब सवाल उनसे होता है वो कहते हैं हमारे पास तो जगह ही नहीं है रखने के लिए। और उसके अलावा जब हम किसी NGO से बात करते हैं तो फिर NGOs हमें इस तरह से समझाती हैं मामले को, माधवी साहिबा, कि देखिए इनको ये प्रॉब्लम है, जितना हम समझ पाएँ इनको पर मंथ इतने पैसे इलाज के लिए चाहिए होंगे, इतने शेल्टर के लिए चाहिए होंगे, हमें इतना इनकी एजुकेशन के लिए चाहिए होगा, या फिर ये इनकी फैमिली को इतना सपोर्ट। और जब मुझे अफसोस होता है कभी कभी, और जब मैं किसी रेलिवेंट शख्स से बात करूँ तो नॉर्मली ये होता है कि वो मनसब पर हैं लेकिन उनके सामने उनके फिंगर टिप्स के ऊपर ये हिसाब किताब नहीं है जो NGOs के है। माधवी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है इसके ऊपर।
बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और इसीलिए जो सोसाइटी के लोग हैं वो इसमें अपना हिस्सा डालते हैं, एनजीओज़ अपना हिस्सा डालती हैं, फिदा हुसैन मस्तूरी जैसे जो इंडिविजुअल हैं जो लोगों का एहसास रखते हैं वो आगे बढ़ के बच्चियों की और सिर्फ ये एक केस नहीं है, सर फिदा के बहुत सारे और भी इस तरह से लोग हैं जिनको वो सहारा दे रहे हैं, उनका लोग इसीलिए तो उन पर फिदा हैं से बिल्कुल अपने तौर पे। तो अब हमें वाकई इस मामले के बारे में बार बार बात करनी चाहिए कि इस तरह के जो केसेस हैं उसमें हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स का, वो बच्ची औरत है तो उसमें वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या रोल रहा, उन्होंने क्या किया। 15 साल बहुत बड़ा अरसा होता है और अगर अब भी उस बच्ची की आवाज़ नहीं आप लोग बनते तो शायद कुछ चंद साल और गुजर जाते और वो बच्ची ऐसी परेशान रहती। फिदा साहब एक बात और बता दीजिएगा, ये ना बहुत आसान है किसी के लिए भी कह देना कि वो तो फिल्मों जैसी बात है, ये पुलिस का की मोबाइल का सायरन या पुलिस का आना तो वारदात के बाद होता है, लेकिन आप तो ऐसा नहीं करते, आप तो बिल्कुल टाइमली पहुंच जाते हैं। हाँ जी, मेरा तो सारा काम ही हमारा पुलिस के साथ है और सिंध पुलिस मारवी साहबा ने बिल्कुल ठीक कहा। जी फिदा साहब प्लीज। मैं अगेन फिर दोबारा मैं उस चीज़ पे ज़्यादा जोर दूंगा, जिस इदारे का जिसका भी जो काम करना है, जो से करना चाहिए वो तो चलें करते रहेंगे। हम ये देखें कि हम अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। हम ये खुद सोचें कि क्या मैं अपने मोहल्ले के किसी 2-4 मिस्कीन गरीब प्राइमरी स्कूल गोइंग बच्चों को ट्यूशन दे सकता हूँ, टाइम निकाल सकता हूँ, करना चाहिए। मैं किसी को और कुछ ना करूं, चले अगर पैसा खर्च नहीं करता तो किसी को हॉस्पिटल तक ले जा सकता हूं, मुझे करना चाहिए। सीखने लायक बात है। मैं किसी को अच्छा मशवरा दे सकता हूं, मुझे देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इंसान को खुद को अगर वो थोड़ा दिल रखता हो तो हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितना अच्छा कर सकते हैं, जितनी भलाई कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। अगर थोड़े 4 पैसे किसी के इलाज के लिए खर्चा कर सकता हूँ, करना चाहिए। डीआईजी सक्खर फिदा हुसैन, बहुत शुक्रिया सर, सलाम है। आप बिल्कुल टाइमली जाते हैं और लोगों को बड़े दिल के साथ में हेल्प करते हैं। हमारा साथ इस सिलसिले में दे रही थी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, डायरेक्टर विमेन प्रोटेक्शन सेल है मारवी आवान। बहुत शुक्रिया, इस अहम मामले के ऊपर आप दोनों हमारे साथ थे और ऐसा नहीं है कि ये खबर बस यहीं रुक जाएगी। जैसे जैसे इस मासूम बच्ची की सेहत का सफ़र आगे बढ़ेगा, नया दिन आपको अपडेट रखेगा, समा आपको अपडेट रखेगा। लेकिन एक के बाद एक ऐसी खबरें आ जाती हैं कि जो बड़ी डिस्टर्बिंग होती हैं, जिसके ऊपर मैं और आप कभी सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कभी दिल पकड़ के। मैं आपके सामने एक और मामला रखती हूँ। दूध चोरी क्यों किया? लाहौर में मालिकान की संगदिली देखिए। ये इल्ज़ाम लगाया छोटी सी बच्ची पर, जिसको वो बतौर घरेलू मुलाजिमा लेकर आए थे। बुरी तरह से पीटते रहे, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुतासिरा बच्ची को अब बाजियाब कराया है। इतना अफसोसनाक और हिला देने वाला वाकया है ये, और ये किस कदर संगदिली का रवैया है। मैं चाहती हूँ पहले इसके ऊपर जहांगीर खान की रिपोर्ट देखें। घर का मालिक इंसानियत भूल गया, चोरी का इल्जाम लगाकर 8 साला मुलाजमा को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मारपीट से जीना भरा तो गर्म बर्तन से मासूम का जिस्म दाग दिया। क्या लगाया? चोरी लगाई है और ये हाथ यूं सूजा हुआ है और दूसरा हाथ देखो उधर क्या हुआ है। और ये जो क्या किया? तशद्दुद का वाकया बाबडा टाउन में पेश आया। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर शहरी ने हेल्पलाइन पर इतला दी, जिस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने मुतासरा बच्ची को बाजियाब कराया। सना अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गई है, हमारे पास महफूज है। इसके केस में पुलिस के साथ मिलकर हम FIR भी करवाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक बच्ची के वालिदैन से राब्ता कर लिया गया है, उन्हें मुकम्मल तिब्बी और कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। जब उस बच्ची के विजुअल्स आप देखें, वो छोटी सी मासूम बच्ची, उसके हाथ सूजे में, 8 साल उम्र ही क्या होती है, क्या वो काम करने की उम्र भी होती है?
इंतहाई दुख से हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्ची की हालत देखकर ना मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। मासूम सी बच्ची है, बच्चों पर जुल्म है, वो रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि पहली खबर नहीं है। तरह से मारा पीटा है, उसके हाथ सूजे हुए, गरम पैन लगाया और उसके बाल काटे हुए इन्होंने। अस्तगफिरुल्लाह, कौन लोग हैं ये? इस वक्त हमें ज्वाइन किया चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर सारा अहमद साहबा ने। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सारा साहिबा, हमने ये रिपोर्ट की और हम ज़ाहिर है इस पर कई अरसे से बात भी करते आ रहे हैं कि चाइल्ड लेबर के तदारुक इसके लिए काम हो रहा है। ज़ाहिर है वी हैव लॉज लेजिस्लेशन, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। इसी पर हम बात करते आए। क्या वजह है केसेस रुक नहीं रहे? क्या वजह है? केस रिपोर्ट होता है, एक्शन भी होता है, लोग बहुत इस पर बात भी करते हैं, चंद रोज गुजरते हैं, एक नया वाकया सामने आ जाता है। जी, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वायलेंस के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और बहुत ही अफसोसनाक केसेस आ रहे हैं। जैसे कल भी एक रिपोर्ट हुआ वाकया जब एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा गया और तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, जो कि 8 साल की थी। इन केसेस की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम के अंदर आगाही और शऊर नहीं है और तालीम जो है उसका फुकदान है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं पता। इसीलिए वो इस तरह के जो है वो एक्ट करते हैं और इस तरह का उनका बिहेवियर जो है वो पाया जाता है। ये एक माइंडसेट है जो लोगों का बचपन से है और वो इसको बदलने में भी जो है वो वक्त लगेगा। अच्छा, मुझे बिलाल साहब से भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा जल्दी से आप ये बता दीजिए कि जब इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, आपके सामने आते हैं, तो फिर मुतासरा जो बच्ची होती है, बच्चे होते हैं, उनको आप लोग किस तरह से महफूज करते हैं? इस बच्ची के बारे में भी बता दें। जब इस तरह के केसेस आते हैं तो हमारी एक हेल्पलाइन है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की है, विच इज़ 1121। उस पर हमें केस रिपोर्ट होता है, जैसा कि ये कल वाला केस भी हुआ है। इसके बाद हमारी टीम जाती है और वो बच्ची को अपनी तहवील में ले लेते हैं, उसको रेस्क्यू किया जाता है। उसको लेके अगर उसके ऊपर उस पर ज़्यादा इंजरीज हो कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो तो उसका हॉस्पिटल में इलाज कराया जाता है, वरना उसको अपने पास ब्यूरो में ले आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो वहाँ पर गैर महफूज है। उसको हम ब्यूरो में ले आते हैं, अपने पास ही रखते हैं जब तक उसके वालिदैन नहीं आते उसको लेने के लिए, और वो भी हम देखते हैं कि उसको वापस देना चाहिए है या नहीं। हमारा कोर्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट जो है वो ये फैसला करता है। इसके बाद हम पुलिस के साथ मिलके उन सेक्शंस के मुताबिक जो हमारे कानून में मौजूद है इस पर कार्रवाई करवाते हैं। यही आपने कहा ना, उन सेक्शंस के तहत कार्रवाई, इस पर भी थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा आवाम को ज़रा समझने के लिए कि जो ऐसे काम में मुलव्वस होता है, यानी ऐसे छोटे बच्चों को काम पर रखना, फिर तशद्दुद करना, कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं, कार्रवाई क्या होती है? जी, हमारे एक PDNC एक्ट है और इसके अलावा PPC में बेशुमार ऐसे कवानीन मौजूद हैं और सेक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली चाइल्ड टॉर्चर, चाइल्ड डोमेस्टिक वायलेंस के जो है वो के लिए बने हुए हैं। उनके मुताबिक इन पर FIR में वो सेक्शन लगा जाता है और फिर कार्रवाई की जाती है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो मॉनिटर भी करता है कि ये जो है केस आगे चल रहा है या नहीं, और आगे वी मेक श्योर कि जो मुजरिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। तो हमारे पास इसके कानून मौजूद हैं। ठीक है, प्लीज़ साथ ही रहिएगा। मैं बिलाल कुतुब साहब से भी सवाल करना चाह रही थी इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा बिलाल भाई, एक तरफ तो ये बड़ा मुस्बत पहलू है कि जो हेल्पलाइन है 1121, उस पर एक शहरी कॉल करे और कॉल करके शिकायत करे कि मैंने एक बच्ची का रोना धोना सुना है, उसकी चीखें सुनी है, प्लीज़ आए बच्ची को अपने साथ ले जाएं। दूसरी तरफ ये कि ये तो गुस्से में मारा पीटा है। अगर वैसे देखा जाए तो बच्ची के कपड़े देखिए, इतनी छोटी बच्ची को मुलाजिम रखा है, बच्ची के कपड़े देखिए, उसके बाल कटवाए हैं, ये सोचकर कटवाए जाते हैं कि जी मेरे बच्चों के सर में जुए ना आ जाए, ये इसका सर रोज़ कौन धुलाएगा। ये आम दिनों में उस छोटी सी बच्ची के साथ में इन लोगों का रवैया रहा, ऐसा बाकायदा महसूस हो रहा है इन विजुअल्स को देखकर। एक छोटे बच्चे को अपने कामों के लिए बुला के रख लेना, पैसे देकर उसको खरीद लेना और इस हद तक उसको ओन कर लेना, ऐसे उसको बिल्कुल अपना कोई प्रोडक्ट समझ लेना कि हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बिल्कुल कहीं जवाब नहीं देना। दुनिया की अदालत छोड़िए, अल्लाह की अदालत का खौफ नहीं है। बिलाल भाई, कितनी तशवीशनाक सिचुएशन है ये? आपकी बात में सबसे जो खूबसूरत जुमला मुझे वो लगा कि हमें किसी को जवाब नहीं देना। यकीन कीजिए यही वो वजह है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि दौरे जहलियत में जहाँ पे लोग अपनी बेटियों को दफन करते थे, जुल्म और उनके ऊपर भरभरियत वो तब भी नहीं करते थे। इसलिए इन चीजों का ताल्लुक जो है वो तालीम से, ख्वालिटी से नहीं हो सकता, ये कुछ ज़हनी कैफियत है।
लेकिन यहाँ पे गौर फरमाइए, और आपने आपके सवाल में खुद भी जवाब था, यहाँ पे लाहौर में सियासतदान पकड़े गए जो बच्चियों पे डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, यहाँ पे जज साहिबान पकड़े गए जो डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, यहाँ पे वो खवातीन पकड़ी गई जो डिक्की में लाश रख के पिज्जा खाने के लिए चली गई और नाले में लाश। किसी को क्या सजा हुई, इसका जवाब है नहीं। जुल्म करना जस्टिफाई हो नहीं सकता, लेकिन हालत जंग में भी नहीं हो सकता। लेकिन जब जुल्म करना नॉर्मल बन जाए माशरे में, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा बदनामी की बात से ज्यादा शायद नदामत की बात है कि हमारे अदारे सजाएं देने में पूरे तरीके से नाकाम रहे हैं, लेकिन फलसफा बिखेरने में वो इंतहाई कामयाब। बिलाल भाई, अपने सजा वायलेंस को जी प्लीज आप रोक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत बहुत है और मेरे कप्तान ने रिस्क ले लिया कोविड-19 का, लेकिन लॉकडाउन खोल दिया। आपको इसको इंडस्ट्री बनाकर रिकग्नाइज करके इसके कवानीन को सिर्फ बनाना नहीं है, उसके ऊपर सजा देना भी आप ही का फर्ज है। एक सजा बताइए कि किसी को हुई हो, आज तक सजा नहीं हुई, और ये लोग इसलिए सजा नहीं पाते क्योंकि गरीब लोग पैसे लेके वो तस्वीर कर ले। यही बात बिलाल भाई आपने कहा ना, सजा नहीं होती, सजा नहीं हुई। हम ये भी नहीं कह सकते यहाँ पर कि लॉज तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि लॉज में लूप होल्स हैं। ये जो प्रेशराइज किया जाता है ऐसे वालिदैन को, ऐसी फैमिलीज को, और फिर सुलह हो जाती है, ये वजह बनती है कि सजा नहीं होती। देखिए, इससे हल इसका बड़ा सीधा सा है कि हुकूमत खुद इसकी मुद्दई बने। बिल्कुल, रियासत मुद्दई बने। जो कवानीन है वो तो जना के खिलाफ है। क्या जना की क्या सजाएं होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। हमारे कमाल बात है कि झूठ बोलने और फलसफे के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रहा। यकीन कीजिए, ना सियासतदान के पास, ना रियासत के पास, ना अदारों के पास। आज हम बैठ के अगर 2 साल की 4 साल की बच्ची के ऊपर मुझे शुएब कोई लफ्ज बताइए जो आप इसके ऊपर कह सकते हैं कि आपको कितनी शर्मिंदगी होगी कि आप इस माशरे का हिस्सा है जहाँ पे इस मासूम के ऊपर जुल्म करने वाला एक नौजवान मर्द और औरत जो है वो किसी का हिस्सा है जिसका मैं हिस्सा हूँ। और ज्यादातर केसेस में बिलाल भाई यही देखा गया कि उनके अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मतलब हमारे घर में छोटा बच्चा हो, वो बहन का बेटा हो, भाई का बच्चा हो, इन बच्चों को देखकर आप मोहल्ले के किसी बच्चे को देखकर उसके ऊपर नहीं तड़प उठते। तो जो साहिब औलाद है बिलाल भाई, उनका दिल नर्म नहीं है, उनको छोटे बच्चे के, मासूम बच्चे के छोटे छोटे हाथ दिखाई नहीं दिए। आपकी बात जो है ना, ये इतनी नॉर्मल है, ये नॉर्मल बात है कि आपको अपने बच्चों के साथ दूसरों के बच्चे अपने बच्चे लगने चाहिए, लेकिन उसका ताल्लुक है नॉर्मेलिटी से और ओनरशिप से। जिस माशरे में रिलेशनशिप का ओनरशिप ना हो, वहाँ बच्चों से मोहब्बत कहाँ हो सकती है? बहुत दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, क्या ये मुमकिन है कि आप 2-4 मिनट और हमारे साथ हो? मेरे पास मैं इस मौजू पर एक आधा सवाल जो है ना और करना चाहती हूँ सारा साहिबा से, लेकिन मैं चाहती थी अगली खबर पर मैं आपका कमेंट ले लूँ। अभी ले लूँ या आगे चलकर 1-1.5 मिनट में पॉसिबल है? अभी आप बात कर लें उसके ऊपर। बिलाल भाई देखिए, मैं इस मौजू से हटना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे पास जो अगली खबर है ना वो घरेलू मुलाजमाओं से ही मुताल्लिक है। मैं आपका कमेंट चाह रही हूँ इसके ऊपर कि जब हम एक खातून को घर पर बुलाते हैं काम देने के लिए, मैं उससे अपना वॉशरूम धुलवा रही हूँ, झाड़ू पोछा करवा रही हूँ, मैं उसको बाकायदा ये एहसास दिला रही हूँ कि वॉशरूम मेरा है, धोगी तुम। लेकिन मैं ये नहीं करती कि मैं उससे खाना पकवा लूँ और वॉशरूम में अपना खुद ले लूँ, खुद धो लूँ। तो ये तो एक्सट्रीम मामला है कि हमने एक बच्ची को रखा और उसके ऊपर जुल्म किया। लेकिन ये किस तरह का मामला है कि मुझे अपने घर का काम, एक ऐसा काम उस खातून से नहीं कराना जो उसको करने में कोई आर नहीं हो, उसको बोरियत नहीं हो, वो मेरे लिए वाकई हेल्प बन जाए। हम कहते हैं डोमेस्टिक हेल्प है। मैं इस पे आपका कमेंट चाह रही थी। मैं आपकी बात पे नदामत के आंसू के आपको और कुछ भी पेश नहीं कर सकता, लेकिन हदीयत 2 बातें पेश करता हूँ। जब ये जुल्म की हम इस तरह की कहानियां सुना रहे होते हैं माशरे में, चाहे वो खबर के तौर पे के तौर पे, तो हम मसाइल लेंगे रसूल ने औरत की कितनी खातर की सैयदा फातिमा के साथ क्या किया, हसन हुसैन को से बिठाया। हम इतनी ज्यादा मुनाफिक कौम बन चुके हैं माफी के साथ कि हम वाकयात सुनाते हैं नबियों, पैगंबरों और इमामों के, और काम करते हैं जो आज इस दुनिया में गैर मुसलमान यहूदी ईसाई भी नहीं। हम इतने ज्यादा बेईमान हो चुके हैं कि अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बाथरूम आपकी प्राइवेट जोन है, आप बाथरूम में किसी को बाहर से नहीं जाने देंगे, लेकिन साफ करने के लिए आप इसलिए जाएंगे क्योंकि आपके अंदर वही फरौन बैठा हुआ है
जो अपने गुलामों से अपने जाती काम करवाता है। जब तक आपके अंदर एक इंसान जिंदा नहीं होगा, आप अपने खाने इसी तरह दिलवाते रहेंगे। बिलाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आप इस सिलसिले में आपने बात ही ख़त्म कर दी ना इस सारे के सारे मामले के ऊपर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सारा साहिबा, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए आप, इससे पहले कि हम इस मौजू से बाहर आएँ, मामलात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। जिन वालिदैन ने अपनी बहुत ही छोटे छोटे मासूम बच्चों को दूसरों के घरों पर अपनी मजबूरी को देखते हुए, अपनी गुर्बत को देखते हुए सही, लेकिन पैसा कमाने के लिए छोड़ दिया है, 3 महीने अगले मिलवा नहीं रहे बच्ची को, और ये सिर्फ तनख्वाह लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ एक्शन होगा, खास तौर पर अगर हम इसी मामले की बात कर ले तो? बिल्कुल, ऐसे जो वालिदैन हैं जो बच्चों से चाइल्ड बेगरी करवाते हैं या इस तरह के जो है उनको प्रोफेशंस में डालते हैं जहां वो गैर महफूज हों, उनके खिलाफ भी पुलिस के पास कानूनी हक है कार्रवाई करने का। हम उन पे वो FIR करवा देते हैं उस रेलेवेंट सेक्शन के मुताबिक, और बाद में फिर पुलिस उन पर आगे कार्रवाई करती है। और ये चीज़ बड़ी इसलिए रही है क्योंकि सबसे पहले माँ बाप वालिदैन अपने बच्चों को इस तरह काम पे रखवा देते हैं बगैर चेक किए। वैसे भी बिलो 18 जो भी अगर बच्चा काम करता है, इट्स रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू पंजाब चाइल्ड डोमेस्टिक एक्ट जो रिसेंटली आया लास्ट ईयर, उसके मुताबिक जो है कोई भी 15 साल से बिलो बच्चे को मुलाजमत पे रखना एक जुर्म है। लोगों को इसकी आगाही नहीं है, लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आप 15 साल से कम उम्र बच्चे को एक नौकरी पर नहीं रख सकते, उससे मुलाजमत नहीं करवा सकते। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जो कि हम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमारे साथ थी, इस अहम मौजू के ऊपर बात कर रही थी। हम एक छोटी सी बच्ची पर किस तरह से तशद्दुद किया इसके ऊपर बात कर रहे थे। अब हम ज़रा तस्करा करेंगे उन ख़वातीन का कि जिनका घर का चूल्हा वाबस्ता है उन ख़वातीन से, उन लोगों से कि जो घरों में काम करती हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। कोई भी खातून अपने घर से बड़ी मजबूरी में निकलती है, बड़ी मजबूरी में मेहनत करने पर आमादा होती है, और फिर उसके बाद में जब वो बिल्कुल शाम के करीब घर जाती है तो वो इस बात पे खुश होती है कि मैंने इतनी मेहनत की, अब मैं अपने बच्चे को रोटी खिला सकती हूँ। घरेलू मुलाजमाएँ, पहले होता ये था कि ये घर घर जाती थी, काम करती थी। एक खातून कभी 5 या 6 घर रोज़ाना इस तरह से काम करती हैं, या 4 घर। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हुआ है, कोरोना जब से आया है, इस वायरस के खौफ ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो इन ख़वातीन को या तो इनका काम बिल्कुल महदूद कर दें या इनको अपने घर आने से रोक दें। तो जो खातून पहले बहुत मेहनत करती थी, अनथक मेहनत करती थी, 10-10 घरों में काम कर लिया करती थी, अब उसके पास बमुश्किल 1 या फिर 2 घरों का काम बाकी रह गया है। वो पूरे दिल से जाके काम करती है, अपने घर का काम समझ के करती है, लेकिन बहुत मजबूरी कि जो लोग उसको काम पर रखे हुए थे वो उसको अपने घर का फ़र्द तस्वर नहीं कर पा रहे। मैं उन प्रॉब्लम्स को भी सामने रखते हुए बात कर रही हूँ। तो इसी सारे मामले के ऊपर रावलपिंडी से आपको सदाकत अली की रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना के खौफ की कोख से बेरोजगारी और भूख का जन्म। वायरस के बायस साहिब हैसियत अफराद ने अपने घरों में साल हर साल से काम करने वाली खवातीन से भी खौफ खाने लगे। अक्सर लोगों ने काम करने वाली खवातीन को छुट्टी करा दी। अवान कॉलोनी रावलपिंडी की शहनाज बीबी पहले 10 से 12 घरों में काम करती थी, अब 1-2 घरों का काम बाकी रह गया। जब से ये कोरोना का मसला हुआ है तो हम लोगों के काम खत्म हो गए हैं, घरों से भी लोगों ने निकाल दिया। घर की नौबत तो फाकों पे आ गई है, जो हम लोग दिन को कमाते थे तो रात को खाते थे। ये कहानी सिर्फ शहनाज बीबी की नहीं, कोरोना के खौफ ने सैकड़ों खवातीन से रोजी रोटी छीन ली। बच्चे घर में भूखे होते, सब कुछ बच्चे मांगते हैं, तो मेरे से भूख बच्चों की बर्दाश्त नहीं होती। माँ होना, बच्चे मांगते हैं, ना कोई कपड़ा है, ना कोई खाने पीने के लिए है घर में कुछ। बच्चों को तो नहीं पता कहाँ से देंगे, वो तो मांगते हैं बच्चे हैं। फिर परेशान हाल खवातीन एहसास प्रोग्राम में नजरअंदाज करने पर वजीर आजम से भी शिकवा कुनाह है। रोजगार से महरूम काम करने वालियाँ तो परेशान है ही, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने के बायस घरेलू खवातीन भी तंग आने लगी। कैमरामैन मोहम्मद राहिल के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसा कमेंट किसी के घर में लड़ाई की वजह बन जाता है। यानी सोशल मीडिया पर नोक-झोंक, नज़रियाती इख्तलाफात, यानी अक्सर ऐसा है कि जो पॉलिटिकल आपकी सपोर्ट होती है उस पर बहस हो जाती है और ख़ानदानों की लड़ाई हो जाती है। ये इजहार का मकाम था। ये प्लेटफॉर्म्स इजहार राय के थे, आज़ादी के साथ इजहार राय के थे, लेकिन लोगों ने शायद तमीज़ भुला दी। मुश्तिल करना लोगों को बड़ा आसान हो गया, इश्तियाल में आना लोगों के लिए आसान हो गया, और कुछ वाक़या भी इसी तरह का रिपोर्ट हो गया। लाहौर में सोशल मीडिया पर कमेंट्स के बायस एक लड़ाई लोगों की जान ले गई। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं तो लोगों के फ़ायदे के लिए,
मगर बाज़ औक़ात यहाँ से पैदा होने वाले मसाइल गोलियों की तड़तड़ाहट का बायस बन जाते हैं। हालिया वाक़या लाहौर के इलाके कहना में चंद रोज पहले ही पेश आया। फेसबुक पर कमेंट्स करने पर झगड़ा शुरू हुआ और फायरिंग के नतीजे में 3 दोस्त कत्ल हो गए। गुज़िश्ता साल ताजिर शेख चन्ना के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गवाश भट्ट भी मुखालिफिन को सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए धमकियां देता रहा। रवां साल फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर 300 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए और मुलजिमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट समाजी बिगाड़ की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात तजवीज़ करते हैं। जो NR3 की वेबसाइट है, देखिए वो एक तो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसमें वो मोबाइल पे उसको ओपन करें तो वो बिल्कुल ओपन नहीं होती उसकी, तो उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की उनको ज़रूरत है और उसमें जो लॉज हैं वो भी उन्होंने क्लियर नहीं मेंशन किए हुए। पुलिस हुक्काम कई संगीन जराइम में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से पूरी तरह आगाह है, लेकिन इसके तदारुक के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ये भी जान लेते हैं। अभी उसकी चूँकि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ FIA के पास है, पीका के अंडर, तो ज़ाहिर है जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं हमने उसमें अभी हम गवर्नमेंट को रेकमेंड कर रहे हैं कि स्पेशली जो इम्पोर्टेंट सेक्टेरियन नेचर के या इस तरह के हों तो उसमें एक तो CTD को उसकी कॉग्निजेंस का ज़रूरी इख्तियार मिलना चाहिए ताकि वो उस पर अपना इमीडिएटली कोई एक्शन ले सकें। सोशल मीडिया पर तल्ख कलामी और बाद में लड़ाई झगड़े के ज़्यादातर वाक़यात में नौजवान मुलव्वस हैं और बाज़ औक़ात जराइम पेशा अफराद भी इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके अपने मनफी मकासद हासिल करते हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। खबर आपको देंगे सिंध से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर्स बनने वाले 18 अफराद SPSC यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में फेल हो गए। क्योंकि अदालती हुक्म था कि इम्तिहान होगा और इम्तिहान हुआ, लेकिन उसमें वो फेल हो गए। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हुकाम ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तमाम उम्मीदवारों के फेल होने से मुतालिक आगाह कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि इन अफराद की तकर्री कैसे हुई, कौन है इसके पीछे, ये एक अहम सवाल है। इसी पर बात करेंगे। पूरे सिस्टम पर सवाल है, पूरे सिस्टम पर सवाल है, ये सवाल और ये सिंध के सिस्टम पर सवाल है, क्योंकि सिंध में हुआ है। तो क्या कर रहे हैं बात कर लेते हैं इस पर। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं कि आखिर ये मामला इस तरफ को पहुंचा क्यों। सर थोड़ा बताइएगा प्लीज, इसके बैकग्राउंड पर नजर डालिए, रोशनी डालिएगा कि बगैर इम्तिहान पास किए असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर वो आए जा रहा है, ग्रेड 18 पर उनकी तकर्री हुई, किसके कहने पर हुई? क्योंकि फिर अदालती हुक्म आया टेस्ट होंगे, टेस्ट हुए, फेल हो गए। सर यानी उससे पहले हुकूमत ने नहीं सोचा कि ये नाअहल लोग हैं? मैं इसमें जी वजाहत कर दूं आपकी कि कोई भी शख्स बग़ैर इम्तिहान के असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन सकता। या तो वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जिसको पहले कहते थे, या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो है सर्विसेज वो होती है, या PCS होती है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस होती है, या फिर एक नॉमिनेशन होता था जो कि मतलब मुख्तलिफ जो अहदों पे सालों से काम करते थे उनको चीफ मिनिस्टर देते थे, जो कि अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। लेकिन तीनों जो है अपना ट्रेनिंग भी करते हैं और उनको जो मैंने पहले बताए DMG या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और PCS, वो दोनों इम्तिहान देकर आते हैं। ये जो एक इम्तिहान अभी जिसकी खबर आप लोगों ने मतलब मुझसे पूछी है, वो एक रेवेन्यू क्वालिफाइंग असिस्टेंट कलेक्टर 1 एंड पार्ट 2 2 इम्तिहान होते हैं उनके, जो कि उनको देने पड़ते हैं और उसके बाद वो प्रमोशन के लायक हो जाते हैं अगले ग्रेड में। तो ये जो इम्तिहान जिसमें ये फेल हुए हैं वो उसी इम्तिहान की बात की जा रही है जो कि इनकी प्रमोशन का है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविंशियल सिविल सर्विस हो या फेडरल सर्विस हो, CSS जिसको जो इम्तिहान देकर जो आते हैं, वो बग़ैर इम्तिहान के हो नहीं सकते। और जो नॉमिनेशन का तरीक़ाकार था वो तरीक़ाकार अब ख़त्म हो गया है, उसको मतलब अब एक्सरसाइज नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, नहीं ये तो आपने क्लियर किया कि जो भी असिस्टेंट कमिश्नर होगा वो प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत ही आएगा, लेकिन जिस इम्तिहान की आपने बात की कि उस इम्तिहान में वो फेल हो गए, दो एग्जाम्स थे सर ये भी सवालिया निशान तो है, सवालिया निशान तो, क्योंकि तकर्री पहले हो गई थी, वो उस ग्रेड पर काम कर रहे थे, फिर एग्जाम हुआ था, वो भी अदालत के कहने पर हुआ था। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अहल नहीं थे वो उस ओहदे के।
मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जी इनको असल में तो इम्तिहान पास कर देना चाहिए था। मतलब काफ़ी अरसे से ये लोग काम करते होते हैं और उसके बाद फिर इम्तिहान में बैठते हैं तो उनको तजुर्बा भी होता है और थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ती है, लेकिन ये फेल होते रहते हैं क्योंकि काफ़ी मुश्किल इम्तिहान सारे होता फेल हुए है सर। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान लेती है और उसके बाद फिर इनको चांसेस होते हैं अटैम्प्ट से मज़ीद भी दे सकते हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, इस तरह के वाक़यात होते हैं कि इम्तिहान दिया जाता है और उसमें वो फेल हो जाते हैं लेकिन दोबारा दिया जाता है। इससे इनकी प्रमोशन पे उस वक्त तक इनका नहीं हो सकता जब तक ये इम्तिहान पास न करें। सो इनके प्रमोशंस लाजमी तौर पे टाइट होते हैं और फिर ये एक नहीं तो सेकंड चांस में अटैम्प्ट में ये पास हो जाते हैं। और अब पहले किसी ज़माने में इसमें एग्जाम्पशंस मिलती थी जो कि हुकूमत देती थी, लेकिन वो अब वो ख़त्म कर दिया गया। वो सेक्शन 13 था अपना एग्जीक्यूटिव जो सर्विस के रूल एक्ट के तहत, वो अब डिलीट कर दिया गया है। तो अब इस इम्तिहान के बगैर इनका प्रमोशन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इनको 1 साल में या 2 सालों में ये इम्तिहान पास करना होता है। ठीक, पहले एग्जाम्पशंस थी, अब वो एग्जाम्पशंस भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये तो मामला था सिंध से मुताल्लिक। दिलचस्प जुमला था वो, मुश्किल इम्तिहान होगा फेल हो जाते हैं। इम्तिहान आसान होते हैं शोएब, अगर वो आसान होते हैं तो लोग पास होते हैं, मुश्किल इम्तिहान होते हैं तो लोग पास नहीं होते, ज़्यादा मुश्किल इम्तिहानों ज़्यादा बंदे फेल होते हैं और ज़्यादा बारी फेल होते हैं। ये तो कुछ बारिश की सी बात हो गई। चलिए वापस आ जाते हैं अपनी डिस्कशन पे। अमेरिका आपको लेकर चलते हैं। अमेरिका से खबर है कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में मामलात ज़िंदगी मुतासर हैं कोरोना की वजह से, और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो एंट्रीज़ हो रही हैं। अमेरिका में 30 सेकंड में 18 टी-शर्ट्स पहनने का रिकॉर्ड बना दिया गया। वीडियो में नजर आने वाले इस अमरीकी शहरी को जरा देखिए, ये मुनफरद आलमी रिकॉर्ड बनाया। गौर से देखिए, इन्होंने मतलब फौरन 18 टी-शर्ट्स पहन लिए। वैसे मैं ट्राई करूंगा 19 पहनने की। ये बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन देख लें टिप्स आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। उन्होंने रखा किस तरह से। नहीं तो मैं तो पहले 18 के 18 को एक के ऊपर एक पहनाऊंगा, मैं एक दफा में सारी पहन लूंगा। अच्छा जी, ये तो बड़ा करतब सा कोई मामला हो गया है। आपको बहुत शौक है ना? यस। और आपको पता है ना शौक का कोई मोल नहीं होता। ट्रू। जी जी जी, लाहौर की रिहायशी, उनके बारे में बात कर लेती हूँ मैं। शौक का वाकई कोई मोल नहीं होता, भले वो कितना महंगा हो, अगर शौक है तो लोग इसके लिए बिल्कुल दिलो जान से तैयार होते हैं। मकाओ, अफ्रीकन ग्रे, सिंक्योर जैसे 6 से ज़ायद नायाब नस्ल के 100 खुश रंग परिंदे पाले हुए हैं इन्होंने, 6 टाइप्स और इतने सारे परिंदे। टू मैनी तोतूस। अच्छा भाई, देख लेते हैं इसी के ऊपर ना हमारी नुमाइंदा सिद्रा गयास क्या बता रही है। जी बिल्कुल, आपने घरों में पालतू जानवर रखने के शौकीन अफराद तो बहुत ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको जिन साहब से मिलवाने के लिए जा रही हूँ, इनका थोड़ा शौक मुनफरिद भी है और महंगा भी। 7 मुख्तलिफ नायाब किस्मों के परिंदे पाल रखे हैं। मेरे साथ अदील मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये इनकी स्पेशलिटी क्या है, क्यों इनको ये शौक़ हुआ और उन्होंने यही स्पेसिफिक परिंदे जो हैं वो पाले हैं। मुझे बताइएगा अदील कि कौन कौन सी किस्मों के आपके पास परिंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये बचपन से शौक़ है और मुझे एक क्रेज़ की हद तक मैंने अपने बर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। और ये सनकिनियोर्स हैं मेरे पास, ये लास्ट 5 ईयर से मैंने रखे हुए हैं। फर्स्ट स्पीशीज़ मैंने ये रखी थी, फिर आपकी दूसरी तरफ है ये अलेक्जेंड्रियन है, और उसके बाद येलो रिंगनेक्स हैं, और ये लॉरीज़ के पेयर्स हैं कुछ। अच्छा, इनकी स्पेशल डाइट क्या है, इन्वायरमेंट कैसा मांगते हैं और मज़ीद इनकी डिमांड? इन्वायरमेंट जैसे आपने देखा है, गर्मी का मौसम है, इनको मैंने एयर कूलर्स लगा के दिए हुए हैं, तो इसमें बड़े कंफर्टेबल हैं। और उसके अलावा सर्दियों में इनको विंडोज़ हैं उनको क्लोज़ कर दिया जाता है ताकि जो टेम्परेचर है उसकी शिद्दत से ये बच सकें। इनमें जो है ये येलो कलर का एक पानी मौजूद है इनके केजेस में, इसकी क्या खासियत है और ये क्यों इनको दिया जाता है? ये मल्टीविटामिन्स हैं। मल्टीविटामिन्स इनकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, तो इस वजह से ये इनको वीकली यूज़ करवाया जाता है। अच्छा, ये क्या बर्ड है और इसको क्या? ये अफ्रीकन ग्रे है। अफ्रीकन ग्रे ये बहुत रेयर स्पीशीज़ है, स्पेशली पाकिस्तान में अब ये अवेलेबल नहीं है, और ये ब्रीडिंग के हवाले से भी, और मुझे इनकी विस्लिंग बहुत पसंद है। ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं, ब्रीडिंग बहुत अच्छी नहीं करते लेकिन इनकी विस्लिंग बहुत अच्छी करते हैं ये, इस वजह से मैंने रखा हुआ है। ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओज़ हैं। ब्लू एंड गोल्ड मकाओज़ हैं, ये मैंने अभी इनका आउटडोर शेड बना रहा हूँ, तो इनको सबको मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा। और कौन से परिंदे हैं? ये मेरे एक्लेक्टिस हैं। ये मेरे पास बहुत पुराने बर्ड्स हैं, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है।
और मुझे बहुत शौक़ है कि ये मेरे पास ब्रीडिंग करें, लेकिन इन्होंने अभी एक दफ़ा भी मेरे पास ब्रीडिंग नहीं की। अच्छा, आपने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अदील ने यहाँ पर जानवर रखे हुए हैं, परिंदे रखे हुए हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा शौक़ से पालते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। स्पेशल डाइट इनको दी जाती है। और अदील से जब मेरी बात हो रही थी तो अदील का कहना था कि ये इनके आधे डॉक्टर भी बन चुके हैं। कोई तकलीफ़ होती है तो इनको फ़ौरन जज हो जाता है कि इस वक्त इसकी ये रिक्वायरमेंट है। और परिंदों की उनसियत इनके साथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो इनका आना जो है वो उनको बहुत अच्छा लगता है और फ़ौरन से वो जो है वो इनसे मानूस हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड करें। और अदील भी जो है वो इनके साथ अपना वक्त गुजार के बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और इनके साथ रहकर जो है वो अच्छा कारोबार भी उन्होंने शुरू कर लिया और उनकी आमदनी का भी अच्छा ज़रिया बन चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने हमें इस सिलसिले में अदील से मिलवाया, बल्कि तोते आपने हमें बहुत सारे दिखाए। तोतूस। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक साल हो गया इस वाक़े को। याद तो होगा आपको, हमारे बड़े प्यारे साथी मुरीद अब्बास, उनका कत्ल हुआ था। केस आज भी चल रहा है, केस की गुत्थियां सुलझ नहीं सकीं। आज भी जो उनकी बेवा हैं ज़ारा अब्बास, वो इंसाफ की मुंतज़िर हैं। आज हम बात करें, कोशिश करेंगे उन्हीं की बात करें। मुरीद को हम जानते रहे, हमारा बड़ा प्यारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा साथी। ज़ारा हमारी साथी, मेरी प्यारी बहन। हमारे सामने ये लोग मिले, हमारे सामने इनके रिश्ते तय पाए, हमारे सामने शादी हुई। हमको जब इनसे जुड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी खबरें मिलती थी, हम लोग दिल से दुआ करते थे और ये दुआ करते थे अल्लाह इस जोड़े को नज़रे बद से बचाए। हम ये दुआ करते थे और आज जब हमें ये कहना पड़ता है अल्लाह मेरे भाई को, मेरे प्यारे साथी मुरीद अब्बास को, उसके दर्जात बुलंद करें, उसको जन्नतुल फिरदौस में मकाम दें, उसकी फैमिली के लिए सहूलत का मामला करें। बहुत दिल से दुआ निकलती है, लेकिन एक आह के साथ। मैं और आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं, मैं, शुएब, हमारे दीगर साथी, वो किसी चैनल से हों, हम सारे के सारे साथी, हम सारे के सारे टेलीविज़न से, न्यूज़ रूम से मुंसलिक लोग मुरीद को कितना भी याद करें, कितना उसका मलाल करें, कितना दुख करें, हम ज़ारा या इनके बेबी के बारे में, उनके दुख के बारे में, जो लैकिंग उनके यहाँ आ गई उसके बारे में सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम इंसाफ हो जाए ये दुआ कर सकते हैं, इसका इंतज़ार कर सकते हैं और हम पूरे दिल के साथ दुआ कर रहे हैं कि इंसाफ हो। हम पूरे दिल के साथ दुआ कर रहे हैं कि ये गम उसी सूरत में कम हो सकता है कि जब इंसाफ हो। लेकिन एक लम्हा एक बीवी के लिए, एक बेवा के लिए, एक माँ के लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। वो इंसाफ होते देखना चाहती है जिसने ख्वाब देखे थे कि वो अपने आप को इस शख्स के साथ, मुरीद के साथ बूढ़ा होते देखे, अपने बच्चे की खुशियाँ देखे, एक घर देखे, गाड़ी देखे, लोगों को हेल्प करे, लोगों से प्यार करे, दोस्तों को बुलाए, बाहर जाए। भरपूर ज़िंदगी खुशियों से थी। अब रोना आता है जब ज़ारा की कोई पोस्ट मेरे सामने आती है, कोई मेमोरी मेरे सामने आती है जिसमें वो और मुरीद किसी खूबसूरत मकाम पर हैं। मेरा दिल टूट जाता है, खून के आंसू रोने लगता है। ज़ारा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, कैसी हैं ज़ारा? हम कोशिश कर रहे हैं, मैं, शुएब, टीम नया दिन, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चूँकि 1 साल हुआ है मुरीद अब्बास को हमसे बिछड़े हुए। हम बिछड़ा कैसे कह दूँ, उसको तो हमसे छीना गया, मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई को हमसे छीना गया, कैसे कह दें कि वो बिछड़ा। लेकिन अब इस तमाम अरसे में और आने वाले दिनों में ज़ारा किस तरह से फ़ाइट करने के लिए तैयार है, मैं कोशिश करूँगी कि आज हम इसके ऊपर भी बात करें। ज़ारा साथ मौजूद हैं। ज़ारा, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बिल्कुल कल की बात लगती है और कल की बात लगती है जब मुरीद हमारे साथ था, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी कई मुलाकातें रहीं, कम सही लेकिन मुलाकातें रहीं। मैं चाह रहा हूँ ज़ारा, सबसे पहले हम थोड़ा केस पर अपडेट ले लें, क्योंकि ज़ाहिर है जो मरकज़ी मुलज़िम आतिफ़ ज़मान, वो तो गिरफ़्तार, फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी, और जो उनके भाई थे वो 2 हफ़्ते पहले उनको ज़मानत मिली। आप ज़रा केस को फॉलो कर रही हैं, थोड़ा सा प्लीज़ केस से मुताल्लिक अपडेट कीजिएगा। 1 साल और केस की अपडेट। 1 साल हो गया आप लोगों के सामने, कल बरसी थी और केस में हुआ कुछ भी नहीं है अभी तक।
क्योंकि फर्द जुर्म के बाद असल केस शुरू होता है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन केस अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है क्योंकि फर्द जुर्म ही नहीं हुई है। और उसकी वजह जो बनी, जो कि अभी तक फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी, कि जो ओपोनेंट पार्टी है, जो मुल्ज़मान है, उनकी जानिब से डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए। कभी उनके वकला नहीं हाजिर हो रहे, कभी जो मुल्ज़मान है उनको नहीं पेश किया जा रहा, और बस इस तरह से करते 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 केस में ये हुआ कि पूरा साल गुजर गया। और इन जैसे डीलिंग टैक्टिक्स का जो फायदा है वो हमेशा से मुल्ज़मान को होता है, और वो मुल्ज़मान को हुआ फायदा। अब देखें, जो आगले ज़मान शरीक मुजरिम था, सारी CCTV फुटेजेस हैं, सबने देखी है, पूरे पाकिस्तान को इस केस के बारे में पता है, लेकिन देखिए वो आज़ाद घूम रहा है। शनाख्त परेड में भी आगले ज़मान को शनाख्त किया गया है कि हाँ यही वो शख्स है जो आगले ज़मान के साथ मौजूद था, लेकिन आज वो आज़ाद घूम रहा है। आज मुरीद नहीं है, सही, कल उसकी बरसी मनाई गई, लेकिन वो शख्स जो इस घिनौने फेल में शामिल था वो आज़ाद घूम रहा है। वो आज़ाद घूम रहा है। ज़ारा, अदालत के ऊपर, कानून पर, इंसाफ पर आपका यकीन है, लेकिन ऐसा कोई शख्स आज़ाद घूमे तो खौफ तो होता है, को डर लगता है ना, या नहीं? अल्लाह के सिवा मुझे किसी से डर नहीं लगता। और जहाँ तक इस चीज़ की बात है कि कानून और इनके ऊपर, हाँ देखें, जैसे कल किरण, अगर आपकी नज़र से गुजरा वो जो एहतजाज हुआ, बहुत सारे चैनल्स ने उसको कवर किया, और वहाँ पर मैंने इस चीज़ का जो है इजहार भी किया, जो मेरी एक नाराजगी जुडिशरी सिस्टम से है। क्या मेरा इतना हक भी नहीं है कि मैं जुडिशरी सिस्टम से एक नाराजगी का इजहार करूं? नहीं, बिल्कुल है, जहाँ पर बिल्कुल है ज़ारा, बिल्कुल है। आप यकीन कीजिए, आप जिस तरह से इस मामले के ऊपर फाइट कर रही हैं, जितने अज़्म के साथ हैं लोग, हम भी आपका साथ दे रहे हैं, और आप बिल्कुल अपने कंसर्न्स जो है ना वो अथॉरिटीज़ को बताएं। मैं ना ज़ारा ये चाहती थी, एक तो ये कि इस केस के ऊपर भी हमने बात की, मुरीद के साथ में जितना भी टाइम था वो ज़ारा ने ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करके गुजारा। अब ज़ारा को सब कुछ अकेले करना है, ख़ुद करना है, बच्चे को खुद देखना है, घर को खुद देखना है। एक तरफ तो इंसाफ की ये जद्दोजहद है, और दूसरी तरफ ज़ारा आपके लिए किसी भी लड़की से ज़्यादा मसाइल हैं, और उसमें बहुत छोटी छोटी से लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें तक हैं। ये कितना कितना पेनफुल है अकेले सारे मामलात को हैंडल करना। यू आर डूइंग इट वेरी वेल, माशाल्लाह, अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे। लेकिन ज़ारा प्लीज़ थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं किस तरह से आप के शब रोज़ आजकल गुजरते हैं। किरण, वाकई में हर चीज़ की जिम्मेदारी भी मुरीद की थी, हर चीज़ मुरीद देखता था, मुझे भी, बच्चे को, घर को। 10,000 आपको पता है घर के काम होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब सब कुछ मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं इस घर का अब मैं सरबराह हूँ। मैं अपने बच्चे की माँ के साथ साथ मैं उसका बाप भी हूँ, बल्कि मेरे बच्चा तो इकलौता है, तो उसकी कोई बहन भाई नहीं है, तो मैं उसके साथ बच्चा भी बन के खेलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो अकेला जब बाप नहीं होता तो मुरीद के साथ वो बहुत खेलता था। बहुत सारी वीडियोस भी आप तमाम लोगों ने देखी होगी। इसके साथ साथ जो घर की जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली ब्रेड एंड बटर एंड बेड में नहीं करना है, अपने घर के लिए केस चल रहा है उसमें भी खर्चे हैं, घर चलाना है, सारी जिम्मेदारी मुझे पता है। अब मैं मुरीद नहीं है मेरे पास, उसको मैं फ़ोन करके ये कह सकूँ मुरीद ये काम करते हुए आ जाना, ये घर की ये पता है ज़ारा, बात आपकी कट रही है, सॉरी बात आपकी कट रही है, लेकिन मैं, हमारी, आप जानती है ना एरा, हम लोग थोड़ा एक दूसरे से बहनों वाला रिश्ता रहा। जब हम लोग बात करते थे आपके बारे में या आपसे भी कहते थे, मैं बिल्कुल रुलाना नहीं चाह रही ज़ारा आपको, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप प्लीज़ मुझे इसके ऊपर एक छोटा सा हमारे देखने वालों को बताएं। जब हम आपके बारे में बात करते थे हम कहते थे ज़ारा बड़ी नहीं होगी ना, इसको नहीं होना बड़ा, लेकिन अब ज़ारा बड़ी है, अब ज़ारा और पावरफुल है, और अब जो उसके अंदर चेंजेस आए, दुख अपनी जगह है, लेकिन अब जो तब्दीलियाँ ज़ारा के अंदर आई हैं वो बड़े वक्त के मुताबिक हैं, वो बहुत ज़रूरी थी, और वो हम सबको सीखनी चाहिए। थोड़ा सा जो लड़कियां आपको देख रही हैं, जो इस तरह के क्राइसिस से गुजर रही हैं कि उनको बिल्कुल आपके जैसे अकेले काम करना पड़ रहा होता है, थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि नहीं लोग भी सपोर्टिव हैं, लोग भी हाथ बटाते हैं, लोग भी साथ देते हैं? मैं सही बताऊं, कोई भी हाथ नहीं बटाता, कोई भी साथ नहीं देता अल्लाह के सिवा। एक इंसान को खुद इतना मजबूत होना चाहिए। इन तमाम लड़कियों से, इन तमाम खवातीन से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी, उन्हें बताना चाहूँगी, क्योंकि किरण ऐसा होता है कि हम लोगों ने अपनी लड़कियों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया होता।
हमेशा ये होता है कि लड़की को उंगली पकड़वा के सारे काम करवाए जाएं। उसको घर से हमेशा से प्यार मोहब्बत जो मिली होती है, या वो जब घर से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि अच्छा इस दुनिया में कितनी सख्तियां हैं, और आपको कदम कदम पर आपको ठोकरें भी मिलती हैं, आपको लोगों के बड़े ऐसे रवैये भी देखने को मिलते हैं। और लड़कियों को घर से निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक वो घर से निकल के दुनिया की सख्तियां देखेंगी नहीं तो जिंदगी में कभी अगर खुदा न खास्ता किसी सख्ती का सामना करना पड़े, या जिंदगी में कोई ऐसा उनके मौका आ जाए जिंदगी में, तो वो कैसे देखेंगी सब कुछ, क्योंकि उनके लिए एकदम से बहुत कुछ होगा। घर से अगर लड़कियां निकलती हैं, पढ़ती हैं और साथ में नौकरी भी करती हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी लड़कियों को नौकरियां भी करवाएं, क्योंकि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, काम करती है एग्जैक्टली, वो एम्पावर्ड भी होती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी होता है, उनको पता होता है कि चीजों को कैसे लेके चलना है। साथ किरण कोई भी नहीं देता, आपके दोस्त भी आपका साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि बुरा वक्त जो है ना वो आपको बताता है कौन आपके साथ है। ज़रा अल्लाह आपका है, बेशक, और उस बड़ी ताकत का आपके साथ होना, उसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं। ज़रा यू आर माशाल्लाह वेरी स्ट्रांग, यू आर ब्रेव माशाल्लाह। लेकिन ज़रा इस माशरे से मुतालिक ज़ाहिर है एक तासुर यही है, यही बात हम करते हैं। मैं मर्द हूँ इसलिए मैं इस तासुर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक खातूनों की तो ज़ाहिर है वो कहेगी कि ये तो कहते हैं माशरे से मुतालिक कि मर्दों का माशरा है, औरतों का इस्तेहसाल किया जाता है, यहाँ पे औरतों को प्रेशराइज़ किया जाता है। इन दिस केस जब ज़ाहिर है जो एक और मुलजिम हो वो ज़मानत पर हो, असर रसूख उनका अपना हो, आप एक खातून हैं, अकेली हैं, ज़ाहिर आप खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली लड़ रही हूँ, हर फ्रंट पर अकेली लड़ रही हूँ। कोई धमकी, कोई प्रेशराइज आपको किया गया हो इस एक साल में, और स्पेशली लास्ट 2 वीक्स में जबकि वो आदिल की ज़मानत मिली है, थोड़ा ये शेयर कीजिएगा। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले ऐसा हुआ था कि उन्होंने ऑफर करने की कोशिश तो की थी मुझे, अपने लॉयर के थ्रू उन्होंने किसी को पैगाम भिजवाया था, और मैंने जिनके थ्रू मैसेज मेरे पास आया तो मैंने उनके थ्रू उनके लॉयर को कहलवा दिया था कि ऐसा सोचने की गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से मेरे शौहर को बेदर्दी से कत्ल किया तो उसके खून के एक एक कतरे का हिसाब देने के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज़ ये कि उनकी तरफ प्रेशराइज की, अगर हम प्रेशर की बात करें तो हमारे केस के मेन जो आई विटनेस हैं उनको गिरफ्तार होने से पहले आदिल जमान ने कुछ मैसेजेस भी किए थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक धमकी ही होती है। उसके बाद जो है बहुत से ऐसे लोग हैं, कभी बाइक पे पीछे कुछ लोग भेजे गए, मैं ऑफिस में थी न्यूज़ के लिए, जब घर आती हूँ तो मुझे पता चलता है कुछ आए थे लड़के और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, ज़ारा कब आती है, कब जाती है, ऑफिस कब जाती है, अपने घर कब होती है, माँ बाप के घर कब जाती है, ऑल दैट, नंबर क्या है, ये और बहुत सारी चीज़ें। जिसके बाद मेरी बात भी हुई थी, पुलिस डिपार्टमेंट में भी बात हुई, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जो भी है हम आपके लिए, जब आप बोले तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ है। बीजी रेंजर्स ने भी मुझे कॉल किया था सिलसिले में, क्योंकि जो लोग आए थे बाइक पे उन्होंने कहा था कि हम रेंजर्स के एहलकार हैं और वो रेंजर्स के एहलकार नहीं थे। तो अब ये है कि अब की अगर मैं बात करूं, अभी 2 वीक्स से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जब से उसको जमानत मिली है, या ये कानून ये कहता है कि किसी केस में जब आप नामजद होते हैं और आपको उससे रिहाई जमानत मिल जाती है, तो जब भी उस केस की हियरिंग है वहाँ पर आपको आना लाजमी होता है। अगर आप नहीं आते तो आप अपने लॉयर के थ्रू जो है एक एप्लीकेशन मूव कराते हैं कि जी ये जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से नहीं आ रहे, नहीं पेश हो रहे अदालत में। लेकिन आप यकीन कीजिए वो लोग अदालत को काबिल ही नहीं समझते, क्योंकि आबिद जमान तो खुद नहीं आ रहा, उसके तो वकील साहब भी नहीं आ रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि क्या तमाशा उन्होंने समझा हुआ है। मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ कि जो अदलिया है, ऐसे लोगों पे, मुल्ज़मान पे सख्ती होनी चाहिए। क्योंकि देखें, आप खुद बताएं कितने ऐसे केसेस हैं, आप लोग बैठे हैं, आप लोग रोजाना कितनी चीजों पे बात करते हैं, केसेस भी सामने आते हैं, मुल्ज़मान को ही हमेशा फायदा होता है। मेजॉरिटी जो मजलूम होते हैं, जो मुद्दई होते हैं, वो तो परेशान रहते हैं। बताएं पूरे साल में मेरे साथ कोई इंसाफ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो ये केस तो फुटबॉल की तरह एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में नहीं, एटीसी में नहीं, सिटी कोर्ट में नहीं, सिटी कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, ये सिटी कोर्ट, मतलब ये करते करते इतना टाइम गुजरा, फिर जो है जाहिर है इससे आपकी परेशानी बढ़ रही है सारा। लेकिन मुझे ये बताइए, होता ये है कि जब भी कोई अखबार, कोई न्यूज़ रूम, भले कोई भी चैनल हो, वहाँ तक एक ख़बर पहुँचती है तो फिर वहाँ फिर एक सपोर्ट भी डेवलप हो जाता है, फिर वो उस खबर के फॉलोअप्स भी होते हैं। अभी भी लोग इकट्ठा हो गए, वो चाहे सोशल मीडिया से हों, वो चाहे न्यूज़ रूम से हों वाबस्ता, लोग आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये सपोर्ट, मैं ख़ास तौर पर मीडिया की बात कर रही हूँ, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये सपोर्ट थोड़ा कम है, इसको बढ़ना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए?
लगता है किरण, बिल्कुल ऐसा लगता है। क्योंकि देखें, आप भी तो समझती होंगी कि मुरीद जो था, मुरीद की दोस्ती बहुत ज्यादा थी, और मुरीद क्योंकि अपनी जुबान से इतना अच्छा था कि वो, और दिल से इतना अच्छा था कि वो हर किसी के साथ बहुत अच्छे से मिलता होगा और मिलता था, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जब खुशी के वक्त में अगर मुरीद एक कॉल करता था कि आ जाओ हम कहीं ढाबे पे बैठ के चाय पीते हैं, चलो आ जाओ, आज हम जो है कहीं बैठ के दोस्त मिलके जो है ये चीज खाते हैं और ये चीज मिलके लड़के बनाते हैं। इतने लोग होते थे कि बुलाओ, अगर मिसाल के तौर पे 10 को तो 100 आते थे। हमारी शादी में भी जितने हम लोग बुलाए नहीं थे उससे कहीं ज्यादा लोग आए थे। लेकिन आप देखिए कि जब ऐसे वक्त में जो बुरा वक्त है इसमें तो बुलाना पड़ता है, और उसमें भी जो है जहाँ इतने लोग होने चाहिए ना, तो वहाँ पे इतने लोग आ रहे होते। We will try, ज़ारा। मुझे बड़ा अफसोस ये देख के लोगों का हाल के बुरा वक्त है, तो बुरे वक्त में जो है दावत, वही बात है कि आजकल का जमाना, और जितने सॉरी नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन हमारे मीडिया में खासतौर पे जितनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक ये लाइफ है, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता। अच्छे वक्त में सब आ जाएंगे, अपनी शिफ्टें भी मैनेज करेंगे, कुछ भी मैनेज करेंगे, जरूर आएंगे, बिकॉज दे वांट टू बी पार्ट ऑफ फन। लेकिन अदरवाइज किसी के दुख में दे डोंट केयर। इसके साथ हुए हमारा क्या लेना देना है। हाँ, दोस्त मुरीद बहुत अच्छे, हम साथ खड़े, साथ खड़े हुए, वहाँ तो आ जाइए। सोशल मीडिया पे मैं कहती हूँ किरण, चीजें शेयर करना, सिर्फ एक कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना दुख तो डाल देते हैं, मुरीद हमें बड़ा याद आता है, मुरीद हमारा ये दोस्त, मगर ये वो दोस्त है जो मुरीद के इतने करीब थे, मुरीद उनको अपना भाई कहता था, और उन्होंने आज तक ना कंडोलेंस भी मुझसे नहीं की, और कभी एक मैसेज या कॉल करके नहीं पूछा कि मुरीद जो मेरा इतना दोस्त जिगरी यार था, जो हमारे एक फोन पे एक मैसेज पे हमारे लिए जान भी देने को खड़ा हो जाता था, उसका बच्चा कहता। ज़ारा, अगर 1 साल 1.5 साल तक, जो कि मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं लोगों से, मैं राबिते में नहीं रह पाती, अगर एक सीज़न गुजर जाए, 1 साल गुजर जाए और मैंने कोई मैसेज ना किया और मैंने कोई पोक ना किया हो, पोक बैक ना किया हो, तो मेरे पास अभी भी मैसेजेस मौजूद हैं जिसमें वो हेलो हाय करेगा, सलाम करेगा और नीचे लिखेगा कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद रखिएगा, मुझसे पहले कहिएगा, मैं नहीं भूल सकती। मैं कभी भी उदास हुई हूँ, परेशान हुई हूँ, पता नहीं कहाँ से घूम घाम के आपका मैसेज आ जाता था, फ़ोन आ जाता था, कोई ना कोई बात हो जाती थी। आप दोनों मेरे लिए बहुत, मेरे दिल के बहुत करीब। ज़ारा, एक बार फिर कहूँगी, आज इस मौके के ऊपर आपको इनवाइट करना, एक तो मुरीद को याद करना था, दूसरे ये कि हमारी टीम की, हमारे प्लेटफॉर्म की ये कोशिश थी कि इस मामले के ऊपर हम ज़रूर बात करें, इसको गुम ना होने दें। अल्लाह मियां आपको सब्र भी दें, आपको अज़्म भी दें, हौसला भी दें, और थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थी, इस बारे में बात कर रही थी। मुझे सिर्फ एक जुमला कहने की चाहिए, #मुरीद अब्बास, #जस्टिस, और उसके साथ में 3 ब्लू ऑरेंज पिंक हार्ट्स बनाने से बहुत बेहतर है कि जिस पर ज़ारा को, मुरीद के बेटे को सपोर्ट चाहिए तो वक्त निकालिए और जाइए। खबर छाप देना, खबर चला देना और पोक कर देना और उसके बाद में ट्वीट कर देना, ये इनफ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत यही उन्होंने कहा किरण कि जब ज़रूरत है उनके साथियों की, जो मुरीद के बड़े प्यारे दोस्त थे, जिगरी यार थे, आज जब उनको ज़रूरत है उनकी बेवा को, तो उस वक्त उनके साथ खड़े हों, जिस तरह का कल एक प्रोटेस्ट होता है। एनीवेज, इस पर तो हम बात कर रहे थे, ज़ाहिर प्रोग्राम में और भी टॉपिक्स हैं, हमें बढ़ना पड़ेगा आगे। एक खबर है कराची वालों के लिए, खबर इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि महंगाई की हम बात तो करते हैं और अभी दूध की प्राइस की हम बात कर लेते हैं। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने 11 जुलाई से दूध 10 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने का ऐलान कर दिया, यानी अगर कहीं पर दूध 110 रुपये था तो 120 रुपये का हो जाएगा। शहरी कहते हैं हुकूमत की कोई रेट नहीं है। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। डेयरी फार्मर्स ने फिर कराची वालों की जेब पर छुरी चलाने की तैयारी कर ली। 11 जुलाई से 10 रुपए लीटर दूध महंगा करने की ठान ली, जबकि इस वक्त सरकारी निर्ख 94 रुपए हैं। इसके बावजूद 110 रुपए बेचा जा रहा है। हुकूमत की रेट कम से कम होनी चाहिए, कमिश्नर को ये होना चाहिए, हमारे ये सीएम को होना चाहिए, उनके अदर जो मार्केटिंग के जो उसको देखते हैं उनको होना चाहिए कि देखे भाई इसको देखे कि आम कंज्यूमर के ऊपर क्या गुजर रहा है। दूध फरोश भी डेयरी फार्मर्स की मनमानी के आगे मजबूर हैं। कहते हैं हुकूमत उन्हें जुर्माना करने के बजाय फार्मर्स को क्यों नहीं पकड़ती। डेयरी फार्मर्स तो रेट बढ़ा देता है, लेकिन पिस्ता बीच में दुकानदार है, कस्टमर भी बातें सुनाता है, वहाँ से फिर गवर्नमेंट भी जो है ना एतराज करती है। सदर डेयरी फार्मर्स एंड कैटल एसोसिएशन शाकिर गुज्जर तो पहले ही 2 टोक कह चुके हैं कि कमिश्नर को जो करना है कर लें, वो रेट बढ़ा कर ही रहेंगे। मगर शहरी कहते हैं इंतजामिया अगर अपनी रेट पर अमल नहीं कराएगी तो गरीब आवाम कहाँ जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद हो या सरकारी निर्ख पर दूध, सब्जी, फल, इसकी फराहमी अवाम के लिए ये सब दीवाने का ख्वाब बना हुआ है। शहरी ये सवाल करते हैं कि कहाँ है कमिश्नर, कहाँ है उनकी लिस्ट और कहाँ है उस लिस्ट पर अमल दरामद कराने वाले। वो ये भी कहते हैं ज़रा आइए और देखिए कि हम किस हाल में हैं।
कमिश्नर को तो अल्लाह ही पूछेगा, पब्लिक जाती है, आवाम जाती है, मीडिया थोड़ा प्रेशर देती है तो वो दिखाने के लिए 2-4 बंदों की टीम बना के सर्वे पे भेज देते हैं। यकीन करो अब तो ऐसा हो गया है कि सुबह खाते हैं तो शाम का पता नहीं होता, शाम को खाते हैं तो सुबह का कंफर्म नहीं होता कि खा सकेंगे नहीं। ये हमारे लिए क्या किया हुकूमत ने? कमिश्नर पता नहीं कहाँ पर है, तो इसको सीट बदली करना चाहिए ना इसको। यहाँ गरीब मर रहा है, मरने दो, हमें क्या, हमें तो पैसा चाहिए, जो भी बढ़ जाए बढ़ जाए। गरीब अब हम मर रही है, उनको क्या भला। वहाँ जाओ शिकायतें लेके, भाई ये चीज महंगी है, बस निकलते ही नहीं है, बोलते भाड़ में जाए। हमें गरीब कहीं भी है, दालें महंगी, चावल महंगा, दूध महंगा, घी महंगा, सब्जियाँ महंगी, कोई चीज बता दें सस्ती है। तो ये जो अवामी मसाइल है ना, इन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इनको अवाम से मसाइल को ना दूर करने के लिए काम होना चाहिए, कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाने चाहिए। लोगों का क्या शिकवा था और ये परेशानी आगे बढ़कर कितना ज़्यादा लोगों को अजियत में मुब्तला करने वाली, आज हमने कोशिश की कि उसकी एक झलक ज़रा दिखा दे, अथॉरिटीज़ देख लें और इस सिलसिले में कुछ कर भी लें। अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे कुछ सियासी सूरत हाल आपके सामने रखें। एक तरफ तो ये जो सियासी मंजरनामा है ना, इसमें आए रोज़ स्टेटमेंट्स पर स्टेटमेंट्स आती चली जा रही हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक कमेंट ये भी है, एक परसेप्शन ये भी है कि ऑपोजिशन ज़रा बैक फुट पर है। तो ऑपोजिशन जमातों में भी आजकल कुछ ज़्यादा बन नहीं रही, ऐसा लग रहा है। हम कोशिश करेंगे इस सब के ऊपर बात करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमको ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। ये बताइए, ऑपोजिशन की बड़ी जमात होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून आजकल बिल्कुल बैक फुट पर चली गई है, ऐसा आप लोगों पर तनकीद की जा रही है, क्या वजह है? या तो बैक फुट पर जाने की वजह बता दीजिए, या फिर ये बातें क्यों हो रही हैं, ये वजह बता दीजिए। ये मतलब है कि एक जो हुकूमती पार्टी है वो इस किस्म के प्रोपोगंडा और मीडिया के ज़रिए और वो चलाते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। नून लीग अपोजिशन की एक बड़ी जमात है और आपको पता है कि इस वक्त मियाँ शहबाज साहब भी जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और हमारी जितनी लीडरशिप है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और हमारे तमाम जो पार्टी लीडरान हैं, वो आपको पता है कि जब से जेलों से बाहर आए हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी काबिल ज़िक्र हैं, तो वो सारे ही पार्टी के लिए सरगर्म हैं। असल में होता ये है कि झूठे मुकदमात में पार्टी को और पार्टी के कायदीन को फंसा के और उनको हक की आवाज़ को दबाने के लिए जो न्याजी साहब हैं और उनकी जो दीगर पार्टनरशिप है वो उसके साथ नैब के साथ, तो वो फिर हक की आवाज़ को दबाने के लिए उनको पाबंद सलासल करते हैं। आप देखें कि हमदा शहबाज साहब 1 साल के करीब हो गया है वो जेल में बंद हैं और कैदोबंद की सोबतें बस जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी तरह से वो एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो कि जेलों में है या जेलों में रही है या जेलों से बाहर आए हैं। जब भी हम जेलों से बाहर आते हैं तो पार्टी के लिए वो लीडरशिप भी फ़ाल हो जाती है, पार्टी के MNAs MPAs असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर आपको फ़ाल नज़र आते हैं। लेकिन चूँकि पनामा का ये अपना जो पनामा से ये जो शुरू हुआ था सारा सिलसिला, आप देखें कि मियाँ नवाज़ शरीफ के अलावा किसी और के ख़िलाफ़ ना कोई केस बनाया गया और ना वो सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि कंटेनर पे चढ़ के ये बड़ा शोर डालते थे कि इसमें 200 बंदों की लिस्ट है, उसमें बेशुमार वो लोग भी थे कि जिनका तल्लक हुकूमती पार्टी से है, लेकिन किसी बंदे के ख़िलाफ़ आपको कोई एक्शन नज़र नहीं आएगा। ये एक तरफ़ा एहतसाब का जो सिलसिला है मुल्क को दिन ब दिन मुआशी तौर पर तबाही के दहाने की तरफ लेके जा रहा है, और अनकरीब आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग मज़ीद ये जो कोरोना के असरात हैं जैसे ही कम होते हैं तो आपको मज़ीद जो है वो फ़ाल नज़र आएगी बाज़ारों में, सड़कों पे, और इंशाअल्लाह मैदानों में इनका हर जगह पर मुकाबला करेंगे मुल्क की तरक्की और बका के लिए। सर, आपने कहा हक की आवाज़, आपने कहा पाबंद सलासिल, आपने कहा कोरोना के बाद आप फ़ाल हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। सर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ना पाबंद सलासिल हैं, ना वो कोरोना की वजह से आइसोलेशन, बिकॉज नाउ ही इज़ फिट एंड फाइन। अब तो उन्हें घबराना भी नहीं चाहिए, अब तो उन्हें बाहर निकलना चाहिए, उन्हें पार्लियामेंट जाना चाहिए, उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आपने तो हक की आवाज़ कहा है, बुलंद करनी चाहिए सर, फिर तो क्यों गायब हैं? देखें, ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो आपको जब पता चला कि ये कोरोना की वबा आई है तो ये इंग्लैंड से
आखिरी फ़्लाइट भाई को छोड़कर आ गए। आपको पता है कि फौरी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब से इजाज़त लेके वतन वापस आए, लेकिन जैसे ही आए उस वक्त क्वारंटाइन हुए, चूँकि SOPs भी, और आपको पता है कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं और कौम भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। तो अभी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अभी असरात कुछ बाकी हैं। अच्छा। और जो उनके कंसर्न डॉक्टर्स हैं वो भी उन्हें कहते हैं कि वो आप ज़रा आजकल वबा के दिनों में कुछ एहतियात करें, लेकिन वो मुसलसल अपोजिशन की जमातों के साथ भी राब्ते में हैं, अपनी पार्टी के तमाम MNAs के साथ भी राब्ते में हैं, और मशावरत का सिलसिला जारी रहता है। और जो भी मामलात पार्टी के चल रहे हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक चल रहे हैं। देखिए, ये एक तनकीद है कि जब जब सवाल पूछा जाए तो फिर लोगों को लगता है कि जी मेरा माइक म्यूट कर दिया था या मेरे अगेंस्ट इंक्वायरीज़ खोल दी, वो बिल्कुल अलग बात है। और जहाँ तक सेहत का मामला है, ये सबके लिए सीरियस है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कहते, अल्लाह सेहत दे। बहरहाल अब देखिए, आप ख़ुद भी मामला से आगाह हैं। इस वक्त हम कठिन दौराहे से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया है क्राइसिस में, हम भी हैं। हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, महंगाई है, कोरोना है, ये बड़े चैलेंजेस हैं। और फिर ऐसे में ये फरमाइएगा कि क्या आप लोगों को किसी तहरीक की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही? क्या मुस्लिम लीग नून कोई अवामी मुजाहरे किए जाएँ इस तरफ नहीं जाएगी? मतलब कुछ होना चाहिए ना जिसमें आप लोगों के लिए आवाज़ भी बुलंद करें और जिसमें आप ये भी देखें कि लोगों का मिल बैठना ये उनके लिए रिस्क लेकर आएगा। आप लोगों की पोजीशन अभी क्या है, अभी सोच क्या है आपकी? नहीं, यकीनी तौर पर तहरीक की ज़रूरत है। वो तो जब पहले स्टार्ट हुआ और जिस वक्त आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक एहतजाज का सिलसिला जारी किया, तो उसमें भी हमारी पार्टी शामिल हुई थी। हमने हर जगह उनका इस्तकबाल भी किया था और उसमें शामिल भी हुए थे। लेकिन चूँकि जब PTI धरने देती थी और मुल्क की हालात को ख़राबी की तरफ और इंतशार की तरफ ले जाना चाहती थी, तो उस वक्त हम भी ये कहते थे कि ये धरने मुल्क के हक़ में नहीं है। लेकिन आज उस सूरत बिल्कुल बरक्स है। 2.5 साल तो नहीं, अभी 2 साल का तकरीबन टाइम हुआ है। तो अभी आप देख लें कि हम मुआशी तौर पर बिल्कुल तबाही की तरफ जा चुके हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, और इनसे कोई भी काम सीधा नहीं हो रहा। और इनकी हर दूसरी वजारत जो है वो करप्शन में मुलव्वस है। इनके इर्द गिर्द माफिया जो बैठे हुए हैं वो मुल्क को बुरी तरह से लूट ये मामला है अपनी जगह सर की। ये एक लेकिन मैं चाह रहा था कि ज़ाहिर आप तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर। सर MNA तो आप भी हैं और पहली बार MNA बने, ज़ाहिर आज पहली बार हमारे शो में आए, तो हम सोच रहे थे कि ये सियासी मामला अपनी जगह, तनकीद अपनी जगह। अगर आप नहीं भी हैं हुकूमत का हिसाब, फिर भी सवाल तो आपसे बनता है कि आपने कहा कि चलिए ये नहीं पूछते आपसे, लेकिन किरण एक बात जो इन्होंने की उस पर मैं कमेंट जरूर करना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी करने जा रहे हैं हम। थोड़ी मेहरबानी उन्होंने कर दी, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद। लेकिन किरण एक बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का टेस्ट तो नेगेटिव है, उनके भी सिम्टम्स है। आई थिंक शहबाज शरीफ साहब आपकी स्टडी के तौर पर उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोरोना पर ज़रा बहुत रिसर्च हो रही है। नेगेटिव आया लेकिन सिम्टम्स, आई थिंक रिसर्च होनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब पे, क्योंकि कोरोना है ज़ाहिर है उन पर किसी और तरीके से असरअंदाज हुआ है। नेगेटिव आने के बाद सिम्टम्स है, मेरी समझ से बाहर है, तो मेरा ख्याल है रिसर्च। मुझे आज आप बता देना, आइडियाज आप बेसिकली ऑपोजिशन को दे रहे हैं, हुकूमत को दे रहे हैं, डॉक्टर्स को दे रहे हैं, NCOC वालों को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ये आइडिया फवाद चौधरी साहब को भी था, अताउर रहमान साहब को भी था, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप को भी था। ये सब आइडिया मैंने दिया, काम करो, हमारे पास सारे लोगों पे काम करें। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। अपनी आवाज के जादू से सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले फैसलाबाद के छोटे गुलकारों का फन कोरोना वायरस की नजर हो गया। वैसे तो हमने इस कोरोना वायरस के होते हुए भी देखे कि बहुत से नए फनकार वहां से हमें नजर आए थे, बट फिर भी बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं। उस्मान सिद्दीक हमें इससे मुतालिक मजीद बताएंगे। वो जो सुरो ताल की धुनें बखेरते थे, जिनकी मुधर आवाज़ों पे लोग झूमते थे, नुसरत की धरती फैसलाबाद के वो 3 नन्हे मौसीकार घर गृहस्थी की फिक्र में हलकान, मेहनत मजदूरी की दुकान बन चुके हैं। कोरोना वबा ने कैसे इन फनकारों की जिंदगियों को घन चक्कर बना दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। कच्ची उम्र में पक्के सुर लगाने वाले,
सुरोताल के तालमेल से सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले फैसलाबाद के सिकंदर, अमीर अली और हैदर अब्बास कोरोना वायरस के बाइस मुश्किलात में घिर गए। कोरोना लॉकडाउन से स्कूल तो बंद था ही, साथ में इनके वालिदैन का काम भी ठप हो गया। ऐसे में सिकंदर और हैदर ने घर वालों की मदद का बेड़ा उठा लिया। पापा बस ड्राइवर है तो उनका भी काम बंद है कोरोना की वजह से, तो मैंने सारे भाई मेरे पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, तो इसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा तंग दस्त हो गए थे। कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए करना पड़ता है जब फैमिली इतनी बड़ी। सोशल मीडिया के फनकार तो वक्त की रोटी पूरी करने में जुटे हैं। असानित दा विछोड़ा नहीं हो सहना, तेरी बासाडा दिल मोड़ दे। डेस्क बजाने वाले अमीर अब्बास भी घर चलाने के लिए कारोबार करने में लगे हैं। जब से कोरोना की वजह से ये स्कूल बंद हुए हैं, सारा दिन मैं इधर पान बनाता हूँ। जब हम स्कूल होते थे तो हम बैठ कर रैसल भी करते थे और अपना मज़ा भी करते थे। वबाई मर्ज ने जहां मईशत को धचका पहुंचाया है, वहीं बहुत से फनकारों को अपना फन बचाना भी दुश्वार हो गया है। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, मेरी बेबसी ने सी दिए हैं मेरे लबों के अल्फाज। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। एक अहम मामला आपके सामने रखें। सामाजिक काम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जिसके बाद में उन पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। सामाजिक कारकुन और रहनुमा अक्सर बड़ी मुश्किल में घिर जाते हैं। कराची में सारिम बर्नी ट्रस्ट, यहाँ पर एक फुटेज भी आप देख रहे हैं, वीडियो भी आप देख रहे हैं। ये मामला कुछ ऐसा है कि खातून थी यहाँ पर और उनको वापस ज़बरदस्ती ले जाने के लिए एक मौसूफ असलहे समेत दाखिल होते हैं, अमले को ज़दोकोब करते हैं, बुरी तरह से मारते पीटते हैं और बाद में ये पता चलता है कि ये तो उस खातून के देवर थे। अब इसी सारे मामले के ऊपर बात करेंगे, हमारा साथ देंगे अब सारिम बर्नी साहब। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, कैसे हैं आप? ये सारा मामला क्या बना और फिर ये भी बताइएगा कि खुद को महफूज रखना भी आप लोगों के लिए चैलेंज हो जाता है। ये वाक़या तो इससे तो यही पता चलता है। शहर में रहती हैं, इसी मुल्क में रहती हैं कि कितनी लाकानूनियत है हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, और इन बच्चियों को किस कदर, यानी जैसे कल फेसबुक पे डाली थी ये चीजें, तो बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कैसा बाप है कि तलाक होने के बाद भी बच्ची को वहां छोड़ा हुआ था, ये तो गुनाह है। फतवे देने वाले तो हमारे पास बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, अमल करने वाला कोई एक भी नहीं मिला। अगर ये बात इसके बाप को पता थी तो अहले महल्ला को भी तो पता थी, किसने अपना किरदार अदा किया। जब वो बच्ची घर से मदद के लिए निकलती थी तो भी कोई उसके सर पे हाथ रखने को तैयार नहीं होता था। तुम्हारा मामला, हम कुछ नहीं कर सकते, वो लोग अच्छे नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह किसी को कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन सारिम बर्नी ट्रस्ट अमली तौर पे इनके सरों पे हाथ रखता है, इनके लिए आसान जिंदगी की तरफ इनको लेकर के जाता है। सारिम भाई, आपने एक बात की, ज़ाहिर आपने कहा तलाक के बाद उस घर में रहना और वो फतवे वाली बात, बैकग्राउंड बताएं, ये जो खातून को आप लेकर आए थे, क्या मामला क्या था ये सारा? भाई मैं नहीं लाया, ये बच्ची है, ये कई बार घर से पहले भी निकल चुकी है। बहुत मारना पीटना, जिस वक्त ये परसों की बात है घर से निकली है, उस वक्त भी घर में झगड़े चल रहे थे, मारपीट चल रही थी, तो ये भागी है घर से। निकली तो इधर थाने जा रही थी, थाने जाते हुए इसने सोचा ये लोग तो वो है जिनको ये भत्ते देते हैं, तो इधर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर निकली सड़क पे, मेरा बोर्ड दिखा, मेरे पास आई, हमने इसके वालिद को बुलाया, मेरे साथ बैठे हैं वालिद भी इसके, कि इसको जो है ना अब ले जाए, ससुराल वाले मारते हैं, वहाँ जुल्म होता है। तो वालिद ने बताया मैं सब चीजों से वाकिफ हूँ, लेकिन मैं इतना मजबूर हूँ कि इसको ले जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा घर भी उसके साथ वाला ही घर मेरा अपना है, और ये गुंडे हैं, बदमाशियां करते हैं, फायरिंगें करते हैं, लोगों को मकसद दर्द को करते हैं, तो मैं इसको कैसे इंसाफ दिलाऊंगा? तो आप अपने पास इसको रख लें। वालिद छोड़ के चले गए। सारिम भाई, आपके पास तो ये आए, लेकिन इस दरमियान कहीं भी कभी भी ऐसा हुआ कि इन्होंने पुलिस से मदद मांगी हो? किसने? इस फैमिली ने? जी 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 जी, इनके वालिद ने। अच्छा, आपने कोई पुलिस से मदद मांगी है इस सिलसिले में? हमने नहीं मांगी, क्योंकि हमारे सामने उनके मामू हैं, उनके साथ कई दफे इनकी लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो उन्होंने एफआईआर कटाई। फिर पुलिस आती थी, भी कभी फोन की, बहुत दफा पुलिस आई है, इनको ले भी गई, तो फिर
खेद है कि जो मेरे चची है। सारिम भाई मैं सुन नहीं पा रही हूँ, प्लीज बताइएगा मुझे ये, और ये भी बताइएगा कि अब आप क्या करेंगे। इसलिए हमने कभी एफआईआर नहीं कटवाई क्योंकि इसके सामने इनके एक मामू हैं, उनके साथ भी आए दिन ये झगड़े फड्डे फसाद करते थे, तो उन्होंने 15 पे भी कई बार कॉल की, पुलिस भी आई, लेकिन सब उन्हीं को मदद करते थे क्योंकि वो वहाँ इलाके में शायद कुछ मंशाद बेचते हैं वो लोग लड़के जो है ना, तो आपको पता है कि वो ऐसे तो नहीं बिकती ना जब तक कि आपके मामला जो है ना ऊपर तक के ना मौजूद। सारिम भाई ये ठीक, मैं चाह रहा हूँ जरा जो खातून है अगर आप उनसे भी थोड़ी सी बात करके नाजरीन तक ये मामला पहुँचाएंगे। ज़ाहिर है कब से ये इसी तरह से मामला थे, मारना पीटना लड़ाई झगड़ा ये मसाइल कब से थे? कोशिश करेंगे हम इस बारे में बात करें। अब देखिए 2 मामला हो गए, एक तो ये कि इस फैमिली को रिलीफ मिले, एक तो ये कि इन लोगों को रिलीफ मिले, इस खातून के लिए सहूलत, और दूसरे ये कि अब सारिम भाई का इलाका, उनका घर, उनका वो शेल्टर, और फिर वहाँ पर आकर कोई शख्स इजीली फायरिंग करे, वहाँ पर आकर अमले को नुकसान पहुँचाए, तशद्दुद करे, तो फिर अब अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा आदमी जो पूरे शहर के लिए, पूरे सूबे के लिए, पूरे मुल्क के मदद के लिए तैयार है, वो किस तरह से अब काम करेगा। ये 2 पहलू हैं। खातून अगर मेरी बात सुन सकती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कितने अरसे से आप कोशिश कर रही हैं कि इस जहन्नुम से आपको छुटकारा मिले, आप निकल सके यहाँ से? जी मैं 3 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने माँ बाप के घर जाती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जबरदस्ती पिस्टल वगैरह निकाल के मुझे जोर जबरदस्ती मेरे माँ बाप पे प्रेशर डाल के मुझे वापस लेकर आ जाते हैं। और अब आप क्या सोचती हैं? अब तो आप सारिम भाई के पास आ गई हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि अब आपको कुछ इंसाफ भी मिलेगा और आपको इस तरह से खतरा भी नहीं होगा इन लोगों से? बिल्कुल, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैं बिल्कुल महफूज हूँ, अपने आप को बहुत तहफ़्फ़ुज़ में महसूस कर रही हूँ। इन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा और आगे भी इंशाल्लाह ये रखेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। सारिम भाई अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ये अब आपको एक होता है ना कि बिल्कुल फ्रीली आना जाना, अपना काम करना, ये जो पहलू है ना कि एक आदमी आए और आप लोगों को नुकसान पहुंचाए, आपके अमले को नुकसान पहुंचाए, तशद्दुद करे, मारपीट करे, गालम गलोच करे, तो फिर अब मुझे ये बताइए कि अब एक तो ये कि आप इन खातून को इंसाफ दिलाएं, और दूसरे ये कि फिर अब आपकी अपनी सिक्योरिटी, अब आप अभी भी उसी तरह से उतनी आज़ादी के साथ, उतने दिलो जान के साथ काम करेंगे? थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ है आपको? नहीं, खौफ वाले आदमी नहीं है, अभी भी तनतना अकेले आया हूँ, जिस दिन हुआ उस दिन भी तनतना अकेले गया, ना मैं अपने साथ कोई गार्ड रखता हूँ ना ड्राइवर रखता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक अच्छे काम की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने अगर इस बच्ची के सर पे हाथ रखा है, एक अच्छा अमल किया है मैंने, दीनी तौर पे, दुनियावी तौर पे, कानूनी तौर पे, इंसानियत के तौर पे, तो अल्लाह मदद करता है ऐसे लोगों की, और इनसे मैं डरने वाला नहीं हो। रही बात तहफ़्फ़ुज़ की, ये काम मेरा नहीं है मैं तहफ़्फ़ुज़ लूं, ये काम तहफ़्फ़ुज़ देने वालों का है। किधर है हमारे हुक्मरान जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं? किधर है हमारे बड़े बड़े फोर्सेस अफसरान जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं? सारिम भाई, इस इशू के बाद पुलिस ने ताउन किया है, आपसे सिक्योरिटी दी है आपके इदारे को, आपके जो वर्कर्स हैं उनको? इतना शुएब भाई किया था कि 4 बार कॉल की थी जिस वक्त ये वाकया हुआ था, और आधे घंटे के बाद पुलिस आई थी, जबकि 2 मिनट की ड्राइव पे थाना यहाँ न्यू टाउन और PIB भी इवन, लेकिन दोनों कोई भी नहीं आया। 4 कॉल्स के बाद आए थे, ये ताउन था उनका, और सिक्योरिटी इतनी दी थी कि जिस वक्त शोर मचा था तो यहाँ 4-6 मोबाइलें आकर के खड़ी हो गई थी। परसों की बात है, लेकिन कल और आज एक पुलिस वाला भी यहाँ नहीं नजर आ रहा। ये ताउन उन्होंने जरूर किया है। ये पुलिस वालों को अब सोचना चाहिए कि ये जो वाकया हुआ है इसके बाद एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए सारिम बर्नी ट्रस्ट को, क्योंकि जो काम इनकी तरफ से किया जा रहा है वो सिक्योरिटी के बगैर मुमकिन नहीं है इन हालात में। जबकि एक खातून को वो लेकर आए, वो खातून मजबूर, परेशान, उनके वालिद के पास और कोई ऑप्शन नहीं, और ऐसे में अगर ससुराल की तरफ से इस तरह का रवैया कि कोई गन लेकर आए, दिन दिहाड़े आए, डराए धमकाए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो वेरी मच, इस मौजू पर आप हमारे साथ थे, और जो शख्स बिल्कुल बेजिगरी के साथ में और पूरे दिल के साथ में सबको हेल्प करने के लिए तैयार है, जिसके दरवाजे 24/7 मजबूरों के लिए खुले हुए हैं, उसको इतना ना डराएं, उसको मजबूर ना करें। बहरहाल हमें थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और भी हैं वो आपको देनी है। मैं कराची का तस्करा करना चाहूँगी। ईद कुर्बा आई नहीं, जानवर आना शुरू हुए और इसके साथ साथ चोर भी आना शुरू हो गए।
अभी से ही जानवर चोरी हो रहे हैं, मवेशी चोरी हो रहे हैं, ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। हमने पिछली ईद पर भी देखा था, पिछली ईद कुर्बा पर भी देखा था, लोगों के घर के सामने से गाय ले गए, उनके सामने से ही घर के, उनकी निगाहों के सामने बकरे ले गए। सीसीटीवी फुटेज आती है तो पता चलता है कि रात को जनाब हमारी खुशी यूं हमसे दूर हुई। और ये देखिए अभी भी हमारे पास जो खबर है वो गुलशन मेमार से है। एक खाली प्लॉट था और यहाँ पर जानवर बंधे हुए थे, और क्या हुआ जी उस सब के बाद में? ये हुआ कि मुल्जिमान ने मुज़ाहमत पर चौकीदार को जख्मी भी किया और यहाँ से मवेशी ले जाके ये जब वो बड़े आराम से ले गए। 9 बैल 3 बकरे लेकर ये फरार हो गए। किरण आप देखिए, बड़े प्लानिंग से आए थे, गाड़ियां लेकर आए थे, 10 से 12 मुल्जिमान थे, 2 गाड़ियां लेकर आए, जानवर साथ ले गए। और जो व्यापारी है ज़ाहिर है वो परेशान है इस वक्त, और गुलशन मेमार थाने को इस वारदात से आगाह भी कर दिया गया है। तो यह खबर रिपोर्ट हुई है गुलशन मेमार से। इससे मुताल्लिक़ हम बच्चा वो छोटे से एक बकरा, उसको वो उसने पहले वीडियो बनाई होगी, पहले की वीडियो उस बच्चे का देखिए आप, खुशी उसकी थी। एनीवेज जी आगे बढ़ते हैं। और ईद कुर्बान की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, मवेशियों की बात कर रहे हैं, और मवेशी मंडी अब आपको हम लेकर चलते हैं, क्योंकि मवेशी मंडी में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि बड़ी तवज्जो समेट लेते हैं। बबलू, शहजादा और इसी तरह के बहुत सारे नाम आज क्या है? आज है हमारे पास जी सोना और चांदी है जी। जी हाँ, ये वो असली वाला सोना नहीं है, नाम रखा हुआ इनका सोना। अच्छा, वो प्यार से जो उनके मालिक है उनको ज़ाहिर है ये इन नामों से पुकारते हैं, और इनकी आपस में भी दोस्ती बहुत है। तो सोना चांदी की होनी भी चाहिए। ओके चलिए जी, इस पर सोना भी बहुत महंगा है और चांदी भी बहुत महंगी है। अब्दुल आहद की रिपोर्ट देखते हैं। मंडियां सज गई, खरीदारों की आमद का सिलसिला भी जारी, मगर फैसलाबाद की न्यामोआना मंडी का डॉन है कौन? जरा चलकर देखते हैं। जी जनाब, ये हैं सोना और चांदी, जिनके नाज नखरे और अंदाज सबसे अनोखे हैं। सफेद आंखों में स्याह डोरे और सफेद चमकते बाल, मालिक के साथ कदम ब कदम चलते मोहब्बत और दोस्ती की मिसाल हैं। ये पट्टे खाते हैं, थोड़े बाले पट्टे खाते हैं, दाने खाते हैं, ये चने कणक गंदम हो गई, 2 बार दाने खाते हैं, 3 बार दूध पिलाते हैं। राजनपुरी नस्ल के ये बकरे नाम के ही नहीं बल्कि दाम के भी सोना और चांदी हैं। कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएं। कीमत तकरीबन सोना चांदी 1.5 लाख के 1,60,000 के। खूबसूरत जानवर मंडी में आए, खरीदारों को तो खूब भाए, मगर दाम के नाम पर बेचारे बाड़े में ही खड़े रह गए। सबकी नजरें इन मस्तानी चाल वाले सोना और चांदी पर लगी हैं। अब देखना ये है कि कौन अपनी जेब हल्की करके इन्हें अपने घर की रौनक बनाता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल आहद, समा, फैसलाबाद। सोना और चांदी से फैसलाबाद, लेकिन मुल्तान में है कालू और पांडे। इनकी जोड़ी ने धूम मचा रखी है। भारी भरकम जानवर हैं ये, इनके बारे में हमें बताएंगे राशिद हमीद अपनी इस रिपोर्ट में। चाल ढाल निराली, नखरे भी नवाबी, ये है मुल्तान के कालू और पांडा की जोड़ी, जो खूबसूरती में बेमिसाल है। माशाल्लाह, एक का नाम पांडा है, एक का नाम कालू है। और आपको पता ही है, कुर्बानी का जो जानवर पाला जाता है वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ होता है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पाले गए जानवरों की दूध, घी और चूरी से खूब तवाज़ो की जा रही है। मुलाजिम 24 घंटे खातिर मदारत में लगे हुए हैं। दिन रात जो है मुलाजिम 24 घंटे जो है इनकी मेहनत करते हैं, इनको खिदमत करते हैं। चूरी, चोकर, दूध, घी वगैरह जो है हर चीज़ का इनका ख्याल रखना पड़ता है। पांडा के 8 और कालू के 12 लाख रुपए कीमत लग चुकी है, लेकिन मालिक देने को तैयार नहीं। ईद कुर्बान से पहले लाड प्यार से पाले गए कुर्बानी के जानवरों के खूब नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। वाह वाह वाह, क्या बात है। कुछ स्पोर्ट्स से जुड़ी बात कर लेते हैं, किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। अगर आपने सोचा था तो मैं वाकई ऐसा करने जा रही हूँ। अभी हैदर पाकिस्तानी फुटबॉल टीम की एक खिलाड़ी हैं, 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बना चुकी हैं, और अभी भी अबीहा को लगता है कि वो मज़ीद रिकॉर्ड्स बना सकती हैं, उनकी ऐसी ख्वाहिश भी है। आजकल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना के ख़िलाफ़ आप आगाही मुहिम का हिस्सा भी हैं, इसमें शरीक भी हैं। तो अब तो देखिए ना, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात हो गई, अब कोरोना आगे ही मुहिम की बात हो गई, आगे क्या सोच रखती हैं और अभी क्या कर रही हैं, ये सब कुछ मैं क्यों बताऊं, मैं सवाल कर क्यों ना लूं। अभी हाँ, वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं आप? अब बताइए कौन सा रिकॉर्ड बाकी है जो आप बनाना चाहती हैं, और ये मुझे चलिए पहले बता दीजिए वो कौन सा रिकॉर्ड है जो बना चुकी।
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बिल्कुल जर्नी तो काफ़ी लंबी है। जो रिकॉर्ड्स अगर आपने कहा कि जो बना दिए हैं वो पहले बता दो, तो समराइज्ड वर्जन में ये बात है कि आई प्ले फॉर द पाकिस्तान नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम। जब मैं 12 साल की थी तब से खेल रही हूँ। सबसे पहला जो रिकॉर्ड था वो था व्हेन आई प्लेड माय फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैच 13 साल की उम्र में साउथ एशियन गेम्स बांग्लादेश। तो सबसे कम तरीन उम्र की खिलाड़ी थी और अभी तक हूँ जिसने सबसे छोटी उम्र में पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल मैच खेला है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स और रिकग्नाइजेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं और पाकिस्तान की अपनी हैं। जो मैं रिसेंट की जैसे आपने बात की उसकी बात कर लेती हूँ। 2019 में पिछले साल मैंने यूरोप फ्रांस के अंदर 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और इसमें से जो एक था वो दुनिया का तवील तरीन फुटबॉल मैच था और जो दूसरा जो कि ये वाला जो था जो 70 घंटों पे मुश्तमिल था, नॉन स्टॉप एक फुटबॉल मैच था। और जो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो दुनिया का वाहिद फुटबॉल मैच था जो कि 50+ नेशनैलिटीज़ ने डिफरेंट नेशंस से 50 डिफरेंट नेशंस से प्लेयर्स ने मिल के एक फुटबॉल मैच खेला था। और रिसेंटली वाले की बात की जाए तो अभी पिछले हफ्ते ही आई हैव बीन recognized as the top 30 powerful Muslim women in the world, Muslim sports women in the world. तो ये भी एक इन इटसेल्फ काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया से सानिया मिर्ज़ा हैं, पाकिस्तान से मैं हूँ, UAE से अमन है और इस तरह की काफ़ी हमारी बेहतरीन इनक्रेडिबल विमेन इन स्पोर्ट्स हैं जिसकी लिस्ट एक शाया हुई है और पाकिस्तान से इसमें मेरा नाम है। ग्रेट। मैं तो ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट उसी में था, वो जो 25 अंडर 25 वुमेन अचीवर्स ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर वो आपका एक रिकॉर्ड था, उससे मुतालिक भी ज़ाहिर बहुत डिस्कशन होती रही। अब थोड़ा सा आ जाते हैं जो आजकल आप कर रही हैं, जो आजकल आपकी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त हम सुबह जब उठते हैं और रात जब सोते हैं तो हर चीज़ का लिंक कोविड-19 से ही होता है। तो उससे मुतालिक मुझे बताएं कि ज़ाहिर है आप इससे मुतालिक आगाही भी दे रही हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, यानी ट्विन सिटीज़ में। ये एक्सपीरियंस कैसा है और क्या मुश्किल पेश आती है आपको? क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों को। हमें भी होती है ये वाली दिक्कत, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने स्टार्ट किया था ये जो इनिशिएटिव था कोरोना अवेयरनेस इनिशिएटिव, आई स्टार्टेड इट बैक इन मार्च, जब बिल्कुल आई गेस 15-16 मार्च को हम मिनिमल लॉकडाउन की तरफ गए थे। तो आई गेस 19-20 मार्च को मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके वी स्टार्टेड दिस कैंपेन इन इस्लामाबाद, जिसमें हम लोगों ने टारगेट किया था जो कच्ची आबादियाँ, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिधर बड़ी कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं और उन लोगों के पास सोशल मीडिया की फैसिलिटी नहीं होती जैसे हमारे पास है, उन लोगों के पास एज सच इंटरनेट और टीवी और न्यूज़पेपर्स की फैसिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि उस वक्त कोरोना एक स्टार्टिंग पॉइंट पे था और हम लोगों को पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, बट जिनको अवेयरनेस थी उनको भी इंटरनेशनल मीडिया या बाहर के इटली और यूरोप और ईरान और इन लोगों की जो एक्सपीरियंसेस थे वहाँ से हम लोगों को खुद आगाही मुहिम मिल रही थी। सो व्हाट वी डिड वाज कि हम लोगों ने पोस्टर्स बनाए, प्रिंट आउट करवाए, जिसमें हम लोगों ने उर्दू में सारा लिखा कि कोरोना एक्चुअली है क्या, ट्रांसफरेबल डिजीज़ है एंड हाउ वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, एंड देन मास्क का क्या रोल है, सैनिटाइजर्स का क्या रोल है इसके अंदर। और हम लोगों ने फिर इस्लामाबाद में, बेसिकली आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद, तो हम लोगों ने इस्लामाबाद में स्टार्ट किया ये जो कैंपेन था हमारा। हम G9, G6, F7, F6 और इन सब जगह की तमाम कच्ची आबादियों की तरफ गए। हम लोकल मार्केट्स के अंदर गए, हम लोग मरकज़ में गए, जो मरकज़ होता है हर सेक्टर का, और हमने जाके हर दुकान के बाहर पोस्टर्स लगाए, बैनर्स लगाए, लोगों से 1-to-1 खुद बात की, लोगों को एक समझाया कि एक्चुअली कोरोना है क्या। एंड जैसे कि आपने कहा एग्जैक्टली कि लोग नहीं समझते, तो उस वक्त भी यही ट्रेंड था कि भाई कोई कोरोना शुरोना नहीं है, अल्लाह मालिक है, बस अल्लाह का नाम ले लो। तो ऑब्वियसली अल्लाह तो मालिक है, दैट इज बीइंग अ मुस्लिम, यही हमारा बिलीफ है। बट अल्लाह ने भी हमें हर चीज़ के अंदर प्रिकॉशंस बताए, वे ऑफ लाइफ ने भी सिखाई, बताए। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो एग्जैक्टली दैट वाज अ टफ फेज, बट एटलीस्ट उससे ये पता चला कि काफ़ी हद तक जो है हमने एरियाज के अंदर नॉमिनेट कर दिए लोग के हु विल गोना टेक केयर ऑफ देयर ओन सराउंडिंग्स ना, इस तरह के लोगों को। और इसमें फोकस आपका जो कच्ची आबादियों का जिक्र आपने किया, G9 और कुछ F सेक्टर्स के, ये कच्ची आबादियाँ तो हैं, लेकिन इस्लामाबाद में एक मसला तो मज़ाफ़ात का भी है, यानी शादरा की तरफ चले जाएँ आप, बाराकहू की तरफ चले जाएँ आप, इस तरह और इलाके तरनौल की तरफ हैं, तो इन इलाकों का भी फोकस है।
ये तो जो मेरा पहला फेज था, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है बीइंग वन वुमेन टीम आप एक लिमिटेड एरिया को फोकस कर सकते हो जो कि आपकी ओन अपनी कैपेसिटी में, फिर कोरोना है तो हम जाहिर बड़ी टीम भी नहीं बना सकते। बट जो मेरा नेक्स्ट फेज था, आई टारगेटेड जो कि बिकॉज ऑब्वियसली कोरोना से इतने ज्यादा डेली वेजेस और इतने ज्यादा स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो हैं वो इफेक्ट हो गए थे। सो व्हाट आई स्टार्टेड गिविंग आउट ग्रोसरीज। तो वो जो है ये जो आपने कहा कि आसपास के इलाके, सो वी टारगेटेड तरनौल हो गया और जितने भी इस्लामाबाद और इसके पिंडी के जितने भी ये साइड वाले एरियाज हैं ना, आई एक्चुअली टारगेटेड, मुझे आई एम सॉरी मैं नामों के साथ थोड़ा ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, मैं नाम ले नहीं रही बिकॉज मैं गलत ना ले लूँ। अपना भी यही हाल है। एग्जैक्टली, तो इट्स बेटर कि ना नाम ले बंदा, इससे बेहतर है कि गलत नाम ले ले। बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोचती हूँ। एरियाज हैं वो मेरे ट्विटर, फेसबुक पे मैं कैंपेन उस तरह। अभी आप कराची कब आएंगी? प्लान है कराची आने का? सॉरी कराची आने का और कराची के लिए काम करने का प्लान है? देखिए प्लान तो बिल्कुल बहुत सारे होते हैं। कराची में फुटबॉल के लिए तो आती रहती हूँ, नेक्स्ट अब देखें जो कोई टूर्नामेंट होगा तो आई वुड डेफिनेटली कम देयर। सही, हम इंशाल्लाह मिल रहे हैं, हम आपको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। अभी भी बहुत अच्छा लगा, तब और बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। जी तो बड़ा अच्छा लगा गुफ्तगू करके, बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा लगा। सरहद थर आपको लेकर चलते हैं बड़ी जल्दी क्योंकि मैंने इसके बाद आपको ग्लेशियर्स की बात भी आपके सामने रखनी है। एनीवेज, मानसून की बारिशों के बाद हर तरफ हरियाली के मंजर हैं। कहत साली के सताए लोगों को की बात करें तो सुख का सांस लिया उन्होंने। मानसून की बारिशों ने थर को मवेशियों के साथ के लोग यहाँ पर लौट रहे हैं। और ये कहा जाता है अगर ये इस तरह का मामला बने कि भाई लोग और उनके मवेशी नहीं लौट रहे, इन इलाकों में रौनक लौट रही है, जिंदगी लौट रही है। बिल्कुल क्या बात है। ये तो हमने थर की बात की, अब आपको हम लेकर चलते हैं जरा नॉर्थ की साइड पे। नॉर्दर्न एरियाज की जब हम बात करते हैं वहां पर ग्लेशियर्स थे। अब मैंने थे क्यों कहा है, क्योंकि 6000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद तो अभी भी हैं, लेकिन उसमें से बहुत से ग्लेशियर्स अब पिघल कर झील बन चुके हैं। यानी 2005 में अगर झीलों की तादाद थी 2008, तो अब 3900 ये हो चुकी है। झीलें जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। और क्या ये झील एक खतरा है? क्या ये वाकई एक खतरा है कि ग्लेशियर्स पिघलना और झील का बनना? आबिद अली की रिपोर्ट में जानिए। शुमाली इलाका जात के ग्लेशियर्स ठंडे मीठे साफ पानी के बेश बहा ज़खायर, लेकिन इनमें हिमालय और हिंदू कश के ग्लेशियर्स को माहौलियाती तब्दीलियों की नजर लग गई। 15 बरस पहले शुमाली इलाका जात में झीलों की तादाद 2800 के करीब थी और 15 ही बरस में इनकी तादाद 1100 बढ़कर 3900 तक पहुंच चुकी। ये झीलें नशेबी आबादियों के लिए बका का खतरा बनने लगी। किनारे टूटने की वजह से फिर मड, डेब्रीज और बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर, वो साथ पानी के नीचे बहाव होता है उनका, और रास्ते में आने वाली जितनी सेटलमेंट्स हैं, आबादियां हैं, उनको तहस नहस कर देती है। हालिया मानसून में 20% इजाफी बारिशों की पेशगोई भी हो चुकी। माहिरीन कहते हैं ग्लेशियर्स के लिए ये कोई नेक शगुन नहीं है। मानसून का पानी जो है वो याद रहे कि ज़रा गर्म होता है, 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। बर्फ़ जो है वो -4, -5 पे होती है। इतना डिफरेंस जब इम्पैक्ट करता है तेज़ी से, फिर वो लेक्स बढ़ती हैं और वो टूटती हैं। माहिरीन कहते हैं हिंदू कश और हिमालय की बर्फीली चोटियां पिघलने की वजह जंगलात की कटाई भी है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। वक्त हो गया खत्म, मुलाकात करेंगे मंडे को, लेकिन बेस्ट ऑफ नाइट देखिए सैटरडे एंड संडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, घरों में रहिए, वीकेंड है पर घरों में रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।